नाउ आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक को जिसका नाम है, पहले टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डिमांड। ठीक है, इस पूरे टॉपिक में हम लोग क्या क्या बात करेंगे। हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस अब स्टार्ट होता है जो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और जो आईएससी से हैं, ठीक है, मतलब जो आईसीएसई बोर्ड्स हैं, जो उसको हम लोग आईएससी बोलते हैं क्लास 12th में, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि उनका ये बोर्ड्स होने वाला है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर इस पूरे चैप्टर को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिमांड के चैप्टर को हम लोग पूरे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहला चैप्टर होता है, ठीक है, अभी हम लोग पहले समझ लेते हैं डिमांड। ठीक, इसको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कितने कैटेगरी? 3 कैटेगरी। जो पहला होता है उसको बोलते हैं डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। सेकेंड जो चैप्टर होता है उसमें हम लोग बात करते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। और जो थर्ड चैप्टर होता है उसमें हम लोग बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें हम लोग क्या बात करते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम लोग को यहाँ पे मोटा मोटी 3 चैप्टर पढ़ना पड़ता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 हम लोग इसका बनाएंगे, पार्ट 2 में हम लोग ये देखेंगे और पार्ट 3 में ये देखेंगे, क्योंकि तीनों अपने आप में एक बल्कि चैप्टर होता है। तो हम लोग वन शॉट में प्रयास नहीं करेंगे कवर करने का। यदि वन शॉट में प्रयास करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर चले जाएगा, 5-6 घंटे का चले जाएगा तीनों कंप्लीट करने में। तो इस वजह से हम लोग पार्ट बाय पार्ट हम लोग इसको देखेंगे, क्योंकि हम लोग को डिटेल्ड वे में समझना पड़ता है सारी चीज़ को। किसी भी चीज़ को ऊपर उठा के नहीं समझते हैं हम लोग, सारा डिटेल्ड वे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट द डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। ठीक, तो हम लोग इसमें कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। ये हम लोग का चैप्टर 1 रहेगा। ठीक, इसमें हम लोग का जो जैसे चलता है टॉपिक्स टू बी कवर्ड, टॉपिक्स कौन कौन सा पढ़ेंगे ये पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, सबसे पहला पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। देन डिफरेंस बिटवीन को ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, डिज़ायर एंड डिमांड। थर्ड, मीनिंग ऑफ डिमांड। चौथा पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ डिमांड। देन हम लोग पढ़ेंगे 5वां जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी अगेन इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ डिमांड। अब इस लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे यहीं पे समझ लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। इसी में पॉइंट्स हम लोग नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले पढ़ेंगे इसका स्टेटमेंट, इसका पहले क्या पढ़ेंगे? स्टेटमेंट। फिर क्या पढ़ेंगे? अजम्पशन। फिर क्या पढ़ेंगे बच्चों? अजम्पशंस, मतलब क्या एजम्पशंस लिए गए। हम लोग का मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टर्म्स हम लोग एज्यूम करते हैं। फिर पढ़ेंगे शेड्यूल। फिर क्या पढ़ेंगे? शेड्यूल। एंड देन हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्राफ। नाउ उसके बाद हम लोग का जो 7वां टॉपिक रहेगा वो रहेगा रीजन्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, शॉर्ट में लिखते हैं LOD, रीजन्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। 8वां रहेगा एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। और 9वां रहेगा मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो हम लोग का ये सारा टॉपिक्स हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या कि इंट्रोडक्शन में क्या बात करेंगे। कुछ पॉइंट्स हम लोग इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। ठीक, उसके बाद डिज़ायर और डिमांड में क्या फ़र्क है, उसके बारे में बात करेंगे। डिज़ायर और डिमांड में क्या फ़र्क है इसके बारे में बात करेंगे सेकेंड टॉपिक में। थर्ड टॉपिक में हम लोग मीनिंग के पर्टिकुलर फोकस करेंगे कि क्या होता है, डिटेल्ड वे में मीनिंग समझेंगे। फिर टाइप समझेंगे, फिर यहाँ पे हम लोग क्या समझेंगे? टाइप समझेंगे, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ डिमांड। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद लॉ ऑफ डिमांड, यदि 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो उसमें भी लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखना है, फिर एजम्पशन, फिर शेड्यूल, फिर ग्राफ।
अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है एजम्पशन। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एज्यूम करके चलते हैं। यदि हम उस चीज़ को एज्यूम करके नहीं चलेंगे तो थ्योरी वहाँ पे डायरेक्टली फेल भी हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे। फिर रीजन्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जब हम LOD लिखें, जब हम LOD लिखें तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉ ऑफ डिमांड। उसके बाद हम लोग एक्सेप्शंस देखेंगे। एक्सेप्शंस का मतलब क्या क्या अपवाद है लॉ ऑफ डिमांड में, क्या क्या अपवाद है, ठीक है, मतलब क्या क्या लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती है। और लास्टली देखेंगे मूवमेंट एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, कि मूवमेंट और शिफ्ट कैसे होता है डिमांड कर्व में। तो ये आज के लेक्चर का पूरा हम लोग का टॉपिक है। 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1 बाय 1 मीनिंग, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन हेडिंग आप लोग भी डाल लीजिएगा इंट्रोडक्शन का। नाउ जब हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बात करेंगे तो हम लोग कुछ बेसिक्स बात करेंगे, ठीक है, कुछ हम लोग बेसिक्स यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला टॉपिक यहाँ क्या है, इंट्रोडक्शन। नाउ इंट्रोडक्शन में हम लोग बात करते हैं क्या कि बहुत सारे गुड्स होते हैं इकोनॉमी में, ठीक है, बहुत सारे गुड्स होते हैं इकोनॉमी में। गुड्स का मतलब क्या है, जो वस्तुएं कंट्री में होती है वो 2 तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है जो इकोनॉमिक गुड है, एक हो सकता है इकोनॉमिक गुड्स है, और एक हो सकता है जो कि फ्री गुड्स है, एक हो सकता है फ्री। जब हम इकोनॉमिक गुड्स कह रहे हैं तो इकोनॉमिक गुड्स का मतलब क्या हुआ, वह गुड्स को देने के लिए हम कुछ प्राइस दिए हैं, कुछ हम लोग यहाँ पे पेमेंट दिए हैं। गुड्स आर अवेल्ड एट अ पर्टिकुलर प्राइस। गुड्स कैसे मिला, किसी पर्टिकुलर प्राइस पर मिला। और यहाँ पर गुड्स आर अवेल्ड फ्रीली इन द नेचर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हम लोग को नेचर में फ्रीली मिल गया उसको बोलते हैं फ्री गुड्स, ठीक। अब यह जो भी गुड्स हैं, जो इकोनॉमिक गुड्स हैं, किसी न किसी पर्टिकुलर प्राइस पर वो फिक्स है। और ये प्राइस कौन फिक्स करता है, दिस प्राइस इज फिक्स्ड बाय द मार्केट। और मार्केट में प्राइस कैसे फिक्स होता है, ये हम लोग इंडियन इकोनॉमी में भी ये बात कहते हैं, मैक्रो में भी बात करेंगे। फिक्स बाय मार्केट थ्रू 2 थिंग, डिमांड एंड सप्लाई। जब किसी कंट्री में डिमांड होगा और सप्लाई होगा तभी ना जा करके हम लोग यहाँ क्या करेंगे, किसी चीज़ का प्राइस फिक्स करेंगे। तो ये सारा बात हम लोग इंट्रोडक्शन में बात करते हैं। इस वजह से ही कंसेप्ट डिमांड और सप्लाई का इमर्ज हुआ, ठीक है, इस वजह से ही कंसेप्ट डिमांड और सप्लाई का यहाँ पे इमर्ज हुआ। नाउ अब जो हम लोग सेकेंड बात करेंगे वह क्या है, डिफरेंस बिटवीन, लिखते चलिएगा एकदम आराम से, डिफरेंस बिटवीन डिज़ायर एंड डिमांड। यहाँ पे कुछ नहीं, आपको कभी क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन हम बता देते हैं। यदि आपसे कोई पूछ देगा डिज़ायर और डिमांड में क्या फ़र्क है, डिज़ायर का बच्चों मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ का विलिंगनेस कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी चीज़ का विलिंगनेस करें कि हाँ मेरे पास काश ये होता, काश मेरे पास एक मतलब बाइक होता या कार होता, किसी भी चीज़ का डिज़ायर करें, दैट इज़ डिज़ायर। और जब डिज़ायर के साथ एबिलिटी भी जुड़ जाए कि आप उसको खरीद सकते हैं, डिज़ायर के साथ जब एबिलिटी भी जुड़ जाए, जब आप खरीद सकते हैं और वह चीज़ सोसाइटी में रहे भी, अवेलेबल भी रहे, तब हम उसको क्या बोलेंगे, डिमांड। डिज़ायर का मतलब क्या हुआ, देखिए मैंने बोला डिज़ायर का मतलब क्या कि मेरा सिर्फ विलिंगनेस है, विलिंग टू बाय, हम तो चाहते हैं, क्यों, कौन नहीं चाहता है मर्सिडीज खरीदना, चाहते हैं, ठीक है, ये सही। लेकिन यहाँ पर एबिलिटी ही नहीं है, खरीदने का, तो हम लोग इसको सिंपल कह देते हैं डिज़ायर। और डिमांड कब होगा, डिमांड तब होगा जब विलिंगनेस भी होगा, जब आप चाहते भी हैं, विलिंगनेस टू बाय, ठीक है, और प्लस एबिलिटी टू बाय, विलिंगनेस टू बाय प्लस एबिलिटी टू बाय, प्लस उस गुड्स का अवेलेबिलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स।
और गुड्स का अवेलेबल होना भी ज़रूरी है इन दी सोसाइटी, तभी हम बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर आदमी किसी चीज़ का डिमांड कर सका। पहले विलिंगनेस होना चाहिए, मतलब किसी चीज़ की चाह, ठीक है, पहले चाह, ठीक है। एबिलिटी, चलिए ये भी है, अवेलेबिलिटी ये भी है, गुड्स अवेलेबल भी है सोसाइटी में। अब मान लीजिए किसी चीज़ को हम चाह रहे हैं कि मर्सिडीज़ होना चाहिए ये वाला, लेकिन वो सोसाइटी में अवेलेबल ही नहीं, वो कंट्री में अवेलेबल ही नहीं है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, डिमांड नहीं है ये, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस यहाँ पे हो गया, ठीक। नाउ कमिंग टू द मीनिंग ऑफ डिमांड, इसको भी आराम से आप लोग लिख लीजिए। थर्ड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मीनिंग ऑफ डिमांड। मीनिंग ऑफ डिमांड, मीनिंग ऑफ डिमांड। नाउ डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड रेफर्स टू दी, यहाँ पे लिख देते हैं डिमांड, डिमांड रेफर्स टू दी क्वांटिटी, डिमांड रेफर्स टू दी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, quantity of a commodity that are purchased, that are purchased, the quantity of a commodity that are purchased at a particular price during a given period of time, during a given period of time, during a given period of time. Now डिमांड का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों कि डिमांड का मतलब क्या हुआ? डिमांड का मतलब हुआ कि इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। इसको अच्छे से तरीके से लिख लीजिए, यहाँ पे जैसे डिमांड यहाँ पे बताए ना उसी तरीके से लिख लीजिए। इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबिलिटी टू बाय, इस तरह से लिख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। वो भी सही ही था, लेकिन ये आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो जाएगा जैसे हम इसको समझाएं। विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस, एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि सबसे पहला बात क्या है, डिमांड एक क्वांटिटेटिव टर्म है, क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी को दर्शाता है। डिमांड एक क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी को दर्शाता है। तो सबसे पहला बात टू बी नोटेड क्या है कि डिमांड एक क्वांटिटेटिव टर्म्स है, क्वांटिटेटिव टर्म है। सेकंड कि यहाँ पर विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों होना चाहिए, सेकंड यहाँ पर विलिंगनेस और एबिलिटी दोनों होना चाहिए। देन थर्ड पॉइंट, डिमांड को एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, डिमांड को एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, वेरी इंपॉर्टेंट। और चौथा बात, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब यहाँ पे यह क्या है, डिमांड एक फ्लो कंसेप्ट है, डिमांड एक क्या है, फ्लो कंसेप्ट है। तो फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट की पॉइंट टू बी नोटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। क्या? सबसे पहला कि डिमांड, डिमांड को शॉर्ट में डीडी लिखते हैं। डिमांड क्या है? एक क्वांटिटेटिव टर्म है। डिमांड क्या है? क्वांटिटेटिव टर्म है, क्वांटिटी में नापते हैं। सेकंड, डिमांड इंक्लूड्स विलिंगनेस प्लस एबिलिटी टू बाय, विलिंगनेस प्लस एबिलिटी टू बाय दोनों होना चाहिए। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, डिमांड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ प्राइस। और चौथा, डिमांड क्या है? डिमांड एक फ्लो कंसेप्ट है। फ्लो का मतलब क्या हुआ? डिमांड एक फ्लो कंसेप्ट है। फ्लो का मतलब हुआ एक पर्टिकुलर पीरियड नहीं, एक ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, मतलब एक लंबे दौरान, गिवन पीरियड ऑफ टाइम, गिवन पीरियड ऑफ टाइम, गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका फ्लो कंसेप्ट का मतलब ऐसे समझ लीजिए, डिटेल्ड में जबकि समझ रहे तो अच्छा से समझ लीजिए। यहीं पर जब हम बोलते हैं फ्लो कंसेप्ट, यदि आपको बोलेंगे क्या कि किसी कंट्री में कार का डिमांड है 200, तो इसे कुछ समझ में आएगा। यदि हम बोले किसी भी कंट्री में मोटरसाइकिल का डिमांड है 5000, तो इसे कुछ समझ में आ रहा है क्या? 5000 पर डे है कि 5000 पर वीक है, 5000 पर मंथ है, 5000 पर ईयरली क्या है? तो इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, इसको एक फ्लो कंसेप्ट है। यदि हम कह दिए कि डिमांड फॉर कार, यदि हम कह दिए डिमांड फॉर कार मान लीजिए 80 है पर डे,
तो इसका मतलब क्या हो गया कि पर डे 80 है, ठीक है। डिमांड फॉर कार 2400 है पर मंथ, तो यह क्या एकदम क्लियर कंसेप्ट दिख रहा है कि हाँ पर मंथ है। तो यह आपका एक फीचर की तरह भी होगा, डिमांड का क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्या फीचर्स है। इसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे क्या, टाइप्स ऑफ डिमांड, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ना अब हम लोग टाइप्स ऑफ डिमांड के ऊपर आ जाते हैं। फोर्थ हम लोग का टाइप्स ऑफ डिमांड है। ना टाइप्स ऑफ डिमांड को याद करने का तरीका क्या है, IEJDC, ये आपका कोड वर्ड है IEJDC, ताकि आपको याद हो जाएगा सब टाइप्स, जितना भी टाइप्स है जो आपके सिलेबस में है वो सारा आपको याद हो जाएगा। नाउ तो आई का मतलब क्या हो गया, आई का मतलब हो गया इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। आई का मतलब क्या हो गया, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड। ई का मतलब क्या हो गया, एक्स एंटे और एक्स पोस्ट डिमांड। ई का मतलब क्या हो गया, एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट डिमांड। देखिए फोर्थ टॉपिक है ना हम लोग का, देखिए फोर्थ टॉपिक है हम लोग का क्या, टाइप्स ऑफ डिमांड। इसको हम लोग क्या बोले, IEJDC, ठीक है। तो पहला हो गया क्या, आई इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, ठीक। सेकंड क्या हो गया, एक्स एंड एक्स पोस्ट डिमांड। थर्ड क्या हो गया, जॉइंट डिमांड। थर्ड क्या हो गया, जॉइंट डिमांड। फोर्थ क्या हो गया, डिराइव्ड डिमांड। फोर्थ क्या हो गया, डिराइव्ड डिमांड। और फिफ्थ क्या हो गया, कंपोजिट डिमांड। फिफ्थ क्या हो गया, कंपोजिट डिमांड। नाउ वन बाय वन हम लोग इसको समझेंगे। जब हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड, तो इसका मतलब कंट्री में एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के डिमांड के बारे में बताया जा रहा है। तो इसको कॉमन हम लोग लिख देंगे, इट रेफर्स टू दी, लिख लीजिए इसको, इट रेफर्स टू दी क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी which are the quantity of the commodity, it refers to the quantity of the commodity in which one individual is willing and able to buy during at a particular price, during a given period of time, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड। इसका मतलब एक इंडिविजुअल का जो चाह रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। मतलब व्हेन वन इंडिविजुअल इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे मार्केट के जगह क्या करेंगे, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इन विच ऑल द इंडिविजुअल इन द मार्केट टुगेदर, इन विच ऑल द इंडिविजुअल्स इन द मार्केट, all the individual in the market together able to buy at a particular price during a given period of time। बस यही दो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। वन इंडिविजुअल है, यहाँ पे ऑल द इंडिविजुअल है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स एंड का मतलब बच्चों क्या होता है, इसको ध्यान रखने का तरीका क्या, एक्स एंड को बोलते हैं हम लोग डिजायर, और एक्स पोस्ट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल। मतलब एक पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल है, उसका एक डिज़ायर है एक पर्टिकुलर डिमांड करने का, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्स एंड डिमांड। और एक्स पोस्ट का मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, ठीक है, ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। एक्स एंड को लिखिएगा मतलब व्हेन
द कंज्यूमर, या इसको पूरे अच्छे तरीके से लिखिए, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी which a consumer is willing to buy, जो कंज्यूमर सिर्फ चाहता है willing to buy during a specific period of time, during a specific period of time। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर है कि इतना ये चाहता है सिर्फ खरीदना, यहाँ पे सिर्फ विलिंग एबिलिटी नहीं है। और एक्चुअल में क्या, इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज एक्चुअली परचेज, विच अ कंज्यूमर इज, यहाँ पे क्या लिखिएगा, विच अ कंज्यूमर इज एक्चुअली परचेजिंग, या कंज्यूमर परचेज ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपोज डिमांड। इससे आपको इंपॉर्टेंट है, एक्स एंड का मतलब होता है डिज़ायर, एक्सपोज का मतलब होता है एक्चुअल, मतलब जो कंज्यूमर एक्चुअली चाह रहा है। और याद रखिएगा, जब हम लोग डिमांड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे टोटली बात कंज्यूमर से रिलेटेड होगा, और जब सप्लाई के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे टोटली बात सप्लायर से आपका प्रोड्यूसर से रिलेटेड होगा, मतलब सप्लायर से रिलेटेड होगा। अब जॉइंट डिमांड का मतलब क्या होता है, जब दो चीज़ का डिमांड साथ में हो, द डिमांड फॉर टू और मोर गुड्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट डिमांड। जैसे एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट डिमांड। डिराइव डिमांड को समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, यह है थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट। डिराइव डिमांड का मतलब क्या होता है, when the demand arises because of some other demand। ठीक है, इसका मतलब समझिएगा, when the demand arises because of the demand for other things, when the demand for factor of production, लिख लीजिए, ये बढ़िया रहेगा, डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो जानते होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का डिमांड अराइज होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ डिमांड फॉर अदर थिंग। मान लीजिए अदर थिंग क्या है, बिल्डिंग है ना, हम बिल्डिंग का यहाँ पे डिमांड को बढ़ाए, तो जब बिल्डिंग का डिमांड को बढ़ाएंगे तो डिमांड फॉर ब्रिक्स, डिमांड फॉर सीमेंट, डिमांड फॉर लेबरर, तो ये सब बढ़ेगा कि नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिराइव डिमांड, मतलब ऐसा डिमांड जो कहीं से लिया गया है। कंपोजिट डिमांड मतलब व्हेन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विच हैज़ मल्टीपल यूजेस। कंपोजिट का मतलब क्या होता है, जिसका मल्टीपल यूजेस। डिमांड ऑफ अ कमोडिटी which have multiple uses, जिसका कि मल्टीपल यूजेज होता है। जैसे एग्जांपल वाटर, जैसे एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, ये सब का क्या है, मल्टीपल यूजेज है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट डिमांड। तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिमांड, आई से इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, ई से एक्स एंड टेन एक्सपोज, जे से ज्वाइंट डिमांड, डी से डिराइव डिमांड और सी से कंपोजिट डिमांड। तो ये आपका टोटल क्या हो गया, डिमांड के टाइप्स। अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे क्या चीज़ की ओर, अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है। ठीक है, उसको हम लोग पूरे अच्छे तरीके से कवर करेंगे वन बाय वन। ठीक है, पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। नो देखिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जब हम लोग बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट में दो तरह का डिटर्मिनेंट करता है डिमांड। डिटर्मिनेंट का मतलब पहले क्या होता है, मतलब वैसे फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हो, मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द डिमांड।
तो कुछ फैक्टर होते हैं जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं और कुछ जो होते हैं वो टोटली मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। हालांकि आपके सिलेबस में ऐसा कुछ बंटवारा नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे कि कौन कौन से डिमांड है जो इंडिविजुअल डिमांड को, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं और कौन कौन से फैक्टर है जो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ पहले हम लोग लिख लेते हैं कौन कौन से डिमांड है। नाउ टॉपिक नंबर 5, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन आया, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द डिमांड, तो आपको कोई भी 5 या 6 लिख देना है। और क्वेश्चन आ गया कि कौन कौन से फैक्टर है जो डिटरमाइन करते हैं डिमांड को, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो हम लोग इसको बंटवारा कर लेते हैं। ठीक है, जो फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड को, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, ठीक, और कुछ फैक्टर हैं जो अफेक्टिंग करते हैं मार्केट डिमांड को, फैक्टर अफेक्टिंग द मार्केट डिमांड। ना पहला जो बात करेंगे फैक्टर का इसमें, तो इसमें बात करेंगे प्राइस ऑफ अ गुड, प्राइस ऑफ अ गुड। जो प्राइस इंडिविजुअल डिमांड है, प्राइस ऑफ अ गुड। सेकंड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। थर्ड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। फोर्थ, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। फिफ्थ, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। ठीक। सिक्स्थ, क्रेडिट फैसिलिटी। सेवंथ, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। वन बाय वन सबके बारे में बात करेंगे, डिटेल्ड में बात करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं सबको हवा में उड़ा देंगे, आराम आराम से बात करेंगे। पहले आप लिख लीजिए। और 8th नंबर में मार्केट डिमांड को जो इफेक्ट करते हैं वो है सबसे पहला साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। 10th है गवर्नमेंटल पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज। और लास्ट है आपका लास्ट है आपका क्लाइमेटिक फैक्टर। ठीक है, लास्ट है क्लाइमेटिक फैक्टर। तो ये सारा आपको पढ़ना है, वन बाय वन हम लोग बात करेंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द मार्केट डिमांड। सपोज इफ यू हैव क्वेश्चन particular to the individual demand, then you have to write any 5 point or 6 point depending upon the marks, and if the question asks about the market demand then you have to write that point. ठीक है, these points। तो हम लोग वन बाय वन बात करते हैं हम लोग इंडिविजुअल डिमांड से। ठीक है, तो आप लोग पहला लिख लीजिएगा प्राइस ऑफ अ गुड। स्टार्ट करें यहाँ से, प्राइस ऑफ अ गुड। नाउ क्या लगता है यदि कंट्री में प्राइस ऑफ किसी भी कमोडिटी का बढ़ेगा या गुड का बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। तो लिख लीजिए, बस इतना ही है प्राइस ऑफ अ गुड। प्राइस ऑफ अ गुड का मतलब क्या हुआ कि यदि प्राइस बढ़ा, ये तीर को पता है आपको जो हम एरो देते हैं मतलब बढ़ा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, डिमांड घटेगा। और यदि प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, तो डिमांड बढ़ेगा। ये बॉक्स आप बना लीजिए। ठीक, उसके बाद इसका मान लीजिए आपको शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। शेड्यूल का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, क्योंकि बाद में हमको फिर बताना नहीं पड़ेगा। तो इसका शेड्यूल बना लीजिए। एक तरफ प्राइस है, एक तरफ डिमांड है। मान लीजिए 10 रुपया प्राइस था तो डिमांड था 100, 20 रुपया प्राइस हो गया, दाम बढ़ गया, दाम यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो डिमांड यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यही दिखाना है। तो इसको ग्राफ के फॉर्म में कैसे बनाएंगे, ग्राफ के फॉर्म में बनाएंगे। पहला ये हो गया, सेकेंड शेड्यूल हो गया। ग्राफ, ग्राफ मतलब क्या हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
तो एक तरफ हम एक्स एक्सिस लेंगे, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। एक तरफ हम ले लेते हैं यहाँ पे डिमांड एंड एक तरफ ले लेते हैं हम लोग प्राइस। अब एक चीज़ ध्यान देना है आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। देखिए, जब हम प्राइस का रिलेशन डिमांड के साथ कहते हैं तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। उस डिमांड को क्या बोलते हैं हम लोग? क्वांटिटी डिमांडेड। और जब प्राइस के अलावा यदि रिलेशन हम डिमांड के साथ लेते हैं, रिलेशन बोल रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं समझे, रिलेशन हम बता रहे हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं डिमांड सिंपली, ठीक है। उसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं? डिमांड। यदि डिमांड का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ प्राइस के साथ है तो उस डिमांड को बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। यदि प्राइस के अलावा जितने भी डिटर्मिनेंट है, मतलब प्राइस के अलावा जो 10 डिटर्मिनेंट बचे, उसका जो रिलेशनशिप किसके साथ रहेगा? डिमांड के साथ रहेगा, तो उसको हम सिंपली डिमांड बोलते हैं। तो इससे बढ़िया यहाँ पे क्या लिखने को रहेगा हम लोग को? चूंकि प्राइस के साथ रिलेशनशिप है तो इसको लिखेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। इसका मतलब क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो आपको डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का भी मतलब समझ में आ गया। तो यहाँ पे कितना था? प्राइस था यहाँ पे 10, फिर था 20, और यहाँ पे हम लोग 50, 100। जब प्राइस 10 था तो ये कितना था? 100 था। और जब ये है तो कितना है? जब आपका प्राइस 20 है तो यहाँ पे देखिए बढ़ा, ठीक है। यहाँ पे आपका दाम बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटा। सॉरी हम लोग गलत ले लिए, हम लोग प्राइस यहाँ लेते हैं, प्राइस यहाँ लेते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ लेते हैं, ठीक है। इसको गलत बन गया है, वेट। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, क्वांटिटी डिमांडेड, और यहाँ पे प्राइस, ठीक। उसके बाद यहाँ पर प्राइस कितना है? 10, 20, कितना है? 50, 100, ठीक। देन जब हम लोग का प्राइस 10 था, तो क्वांटिटी डिमांड कितना था? 100 था। जब प्राइस 20 हुआ तो क्वांटिटी डिमांड कितना हुआ? 50 हुआ। दोनों पॉइंट को हम लोग को जोड़ देना है। यह आपका ग्राफ बन गया ऐसे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व। बात करेंगे हम लोग बाद में भी व्हाट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड, वहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से बात करेंगे, ठीक ना। ये आप मेरा कंप्लीट हो गया पहला, मतलब जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, सिंपल। नाउ सेकेंड हम लोग आ जाते हैं इनकम ऑफ द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यहाँ पे 3 तरह का गुड्स के बारे में बात करेंगे। कितने तरह का? 3 तरह का। एक को बोलते हैं नॉर्मल गुड्स, एक को बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स, और तीसरे को कहते हैं हम लोग इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। जब नॉर्मल गुड्स के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? जब इनकम बढ़ेगा तो इस गुड्स का डिमांड भी बढ़ेगा। इनकम जब बढ़ेगा तो इस गुड्स का डिमांड भी बढ़ेगा। और जब हम इन्फीरियर गुड्स बोलते हैं तो जब इनकम बढ़ेगा तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड क्या होगा? घटेगा। और इसमें इनकम बढ़े या घटे इसको कोई मतलब नहीं है डिमांड से, ठीक। जैसे अब मान लेते हैं कि मेरा इनकम बढ़ गया तो नॉर्मल गुड्स, जो भी लग्जरी गुड्स है, उसका मेरा डिमांड तो बढ़ जाएगा, सिंपल सा बात है। और जब इनकम बढ़ेगा तो इन्फीरियर गुड्स, जो हम लोग मतलब जो पुअर लोग मेनली कंज्यूम करते हैं, तो उसका डिमांड तो मेरा घट जाएगा क्योंकि मेरा इनकम बढ़ गया। और मान लीजिए मेरा इनकम आज 10,000 कमाते हैं तो कल 1 लाख कमाने लगेंगे, तो क्या मान लीजिए जो नेसेसिटीज़ है, नमक ज़्यादा खाने लगेंगे क्या? दवा ज़्यादा नहीं खाने लगेंगे क्या? तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। डिमांड यहाँ पे कुछ समय के लिए हो सकता हो क्या कि हम पहले 1 महीना का दवा लेते थे, अभी 1-2 महीना का ले ले, इतना सही होगा? ऐसा थोड़ी ना होगा कि 2 साल का दवाई ले लेंगे, ज़्यादा कंजम्पशन कर लेंगे। कंजम्पशन तो ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा क्या करेंगे? हम होल्ड करके रखेंगे। तो ये यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बात पता होना चाहिए। इनकम इंक्रीजेज, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? व्हेन द इनकम ऑफ द पर्सन इंक्रीजेज इट्स डिमांड इंक्रीजेज, व्हेन द पर्सन ऑफ द इनकम इंक्रीजेज इट्स डिमांड डिक्रीजेज, rather income increases or decreases, it doesn't matter, demand remain constant। यहाँ पे किसका बात होता है? इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज़ के बारे में। नाउ जब हम लोग इसका आपका बनाएंगे क्या चीज़, मान लीजिए हम इसका शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसका हम लोग शेड्यूल बनाते हैं, तो शेड्यूल में क्या होगा? यहाँ पे एक तरफ इनकम होगा, एक तरफ डिमांड होगा। मान लीजिए पहले इनकम था 100 रुपया, डिमांड था 10, अब इनकम हो गया 200, तो डिमांड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका कैसा ग्राफ बनेगा? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? यहाँ पे हम लोग यदि डिमांड लिखते हैं, क्योंकि और यहाँ पे लिखते हैं 10 और 20,
और यहाँ पे कैसा लिखते हैं, यहाँ पे लिखना होगा 100, यहाँ लिखेंगे 200। जब 100 था तो यह हो गया, और जब इनकम बढ़ा तो यह हो गया। तो ये एक तरह से इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ को बोलते हैं हम लोग, जब इस तरह का ग्राफ बने तो इसको बोलते हैं क्या, डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बोल दे। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व तभी होता है जब यहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, जब यहाँ पर इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इसको भी नोट कर लीजिए, यह तो नोट कर ही लीजिएगा, पहला बात। दूसरा बात, और जब ग्राफ इस तरह का होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दो वेरिएबल के बीच इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। और जब ग्राफ इस तरह का रहेगा, ग्राफ जब इस तरह का रहेगा तो यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है। यह क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है। तो यह कब होता है, जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, मतलब किसी के एक बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है, जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब आपको कहीं ऐसे मिलेगा नहीं नॉर्मली, सब चीज़ आपको बना बनाया वो हम लिख के दे रहे हैं। देन यह हो गया आपका यह, ठीक। अब इस तरीके, लेकिन एक्चुअली में इसका जो ग्राफ होता है वो अलग होता है, हम आपको बना करके बताएंगे, ठीक है ना। इसका यदि शेड्यूल बना, ठीक है, इसका यदि हम शेड्यूल बना तो इनकम इतना है, डिमांड बना दिए, ठीक है। इनकम यदि 100 था तो ये 10 था, इनकम अब बढ़ गया 200 हो गया तो ये 5 हो गया, ठीक। इसका आपका ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम बताते हैं, क्योंकि इसका अलग तरीके का इस सब का ग्राफ बनेगा। अब इसका यदि शेड्यूल बना है, इनकम डिमांड, इनकम पहले 100 था, ठीक है, डिमांड पहले 10 था, इनकम 200 है, डिमांड तब पर भी क्या है, 10 ही है, ठीक। अब यहाँ पर समझिएगा क्या कि जब हम लोग ग्राफ के बारे में बात करते हैं, ये तीनों का ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, तीनों का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ग्राफ हम बनाते हैं, होप ये आप ये वाला लिख लिए होंगे, प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है। नाउ जब हम लोग इसका ग्राफ के बारे में बात करेंगे, सबसे पहला नॉर्मल गुड्स के बारे में ग्राफ, नॉर्मल गुड्स का ग्राफ। इसका जब ग्राफ बनेगा तो इस तरह से बनेगा, जैसे बना रहे हैं वैसे ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, मतलब बढ़ रहा है इसी तरीके से। उसके बाद इन्फीरियर गुड्स का ग्राफ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे हम लोग का इनकम बढ़ेगा उस हिसाब से यहाँ पे डिमांड कुछ समय तक तो बढ़ेगा, लेकिन एक ऐसा समय ख़त्म हो जाएगा और फिर उसके बाद एक ऐसा समय कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा 0, और उसके बाद फिर क्या होगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे इनकम है और यहाँ पे डिमांड है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए, बेसिक है, क्योंकि ग्राफ बहुत ज़्यादा मिलेगा, माइक्रो है, ठीक है, तो ग्राफ से भागना नहीं है हम लोग को। यहाँ पे क्या है, इनकम है। उसके बाद जब हम लोग इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी के बारे में बनाते हैं, इसका ग्राफ जब बनाते हैं, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी का जब बनाते हैं ग्राफ, तो इसका ग्राफ थोड़ा बढ़िया है, समझिएगा क्या है ग्राफ करना चाह रहा है। देखिए, जब हम लोग का इनकम बढ़ता है तो कुछ समय तक हम उसका कंजम्पशन बढ़ाते नहीं हैं, उसका हम लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं, यह हम करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कंजम्पशन बढ़ाते नहीं हैं, सिर्फ हम यहाँ पे डिमांड ज़्यादा करते हैं, लेकिन एक ऐसा समय तो आएगा हम इसको कम कर देंगे और फिर वो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इनकम बढ़े या ना बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं इनएक्सपेंसिव नेसेसिटी, IN। इसको बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स, IG। इसको बोलते हैं नॉर्मल गुड्स, NG, ठीक है। यह आपको थोड़ा ध्यान देना है, यह सबका ग्राफ है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बस इतना सा इसमें समझना है। अब हम लोग का जो थर्ड है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये आप लिख लीजिए क्योंकि इसको अभी हम इरेज करेंगे, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स,
प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो तरीके के गुड्स आएंगे। यहाँ पे देखिए, जब भी आपसे क्वेश्चन है, सपोज आ गया क्वेश्चन कि नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, या प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशन नहीं दिखाता, ये इनकम और डिमांड के बीच का रिलेशन दिखाता है। ठीक, थर्ड हम लोग बात करेंगे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, बस ये तीन ही है जो थोड़ा बड़ा है, उसके बाद और सब स्मॉल है। ठीक है, बहुत छोटा छोटा ही है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हम लोग दो गुड्स के बारे में बात करेंगे। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या हुआ? द गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अदर गुड्स। द गुड्स which are used in place of other goods, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूट गुड्स। मतलब ऐसा गुड्स जो हम किसी के बदले इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल टी एंड कॉफी, पेप्सोडेंट एंड कोलगेट। ठीक है, मान लीजिए। ठीक, हालांकि टी जो पीने वाले होते हैं वो कॉफ़ी नहीं पीते हैं, ठीक है, या जो कॉफ़ी पीने वाले होते हैं वो टी कभी नहीं पीते, लेकिन हम लोग चूंकि इकोनॉमिक्स से बहुत सारी चीज़ एज्यूम करते हैं, तो हम लोग मान करके चलते हैं दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को ऐसे समझिए, जॉइंट डिमांड जो पढ़े थे, गुड्स विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ? जॉइंट डिमांड। याद रखिए सीधा, जॉइंट डिमांड मतलब दो गुड्स का यहाँ पे कंजम्पशन होगा। जैसे एग्जांपल, यदि कार है तो पेट्रोल होगा ही, ठीक है, तो एटसेट्रा। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है हम लोग को? थोड़ा शेड्यूल देखिए बनाते हैं इसका। ठीक है, शेड्यूल बनाते हैं। मान लीजिए हम प्राइस ऑफ टी लेते हैं, प्राइस ऑफ टी और डिमांड ऑफ कॉफ़ी। यदि टी का प्राइस हम 10 लिए और टी का प्राइस क्या हो गया? 10 था, तो डिमांड का कॉफ़ी था 20। और जैसे टी का प्राइस बढ़ गया, दाम बढ़ गया, यहाँ पे क्या हो रहा है? प्राइस जो है यहाँ पे क्या कर दिए? इंक्रीज कर दिए। तो इसका जो डिमांड है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। कॉफ़ी का डिमांड क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। जब 10 से 20 हो गया तो उसका 20 से 40 हो जाएगा डिमांड। ठीक है, अब यहाँ शेड्यूल इसका लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे प्राइस है पेट्रोल का, प्राइस ऑफ पेट्रोल, ठीक है, और डिमांड फॉर कार। यदि प्राइस था पेट्रोल का 100 रुपया तो डिमांड था इसका 10। यदि प्राइस हो गया 200, यदि प्राइस बढ़ गया तो इसका डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो देख रहे हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो भी होते हैं वह डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यदि इसका दाम बढ़ रहा है, यदि दाम बढ़ रहा है तो इसका डिमांड बढ़ेगा, यदि इसका दाम बढ़ रहा है तो इसका डिमांड घटेगा। ये क्लियर है? ठीक, तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो इस तरीके का ग्राफ हो जाएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स का। यहाँ पे मान लीजिए हम लिखते हैं प्राइस ऑफ टी, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? डिमांड ऑफ कॉफ़ी का डिमांड है। यहाँ एक्स एक्सिस ये सब लिखना नहीं भूलिएगा। और यहाँ पर ग्राफ यदि बना इसका, तो कुछ इसका ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा, इनवर्स रिलेशनशिप वाला। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्राइस ऑफ पेट्रोल। यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिमांड फॉर कार। यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिमांड फॉर कार। चूँकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है तो डिमांड कर्व बन जाएगा, डिमांड कर्व की तरफ यहाँ पे बन जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीन है, प्राइस ऑफ गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इससे बाहर आपको किसी भी तरह का यदि क्वेश्चन आ गया तो आप डायरेक्टली यहीं से लिख सकते हैं, कहीं भी आपको कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, कहीं से भी नहीं। ठीक है, इसको पहले आप लोग लिख लीजिए। देन आई विल इरेज द होल बोर्ड, देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। और ठीक, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, और उसके बाद बहुत सारे हैं जो हम लोग 1 बाय 1 बात करेंगे।
ठीक, नाउ हम लोग अब बात करेंगे चौथा जो है कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। जब हम लोग कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस में बात करेंगे, यदि कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल होगा, मतलब वैसा चीज़ हम बना रहे कंट्री में जो कंज्यूमर को फेवरेट, जो उसका फेवरेट है, तो डिमांड ज़्यादा होगा। यदि अनफेवरेबल चीज़ बनेगा तो डिमांड कम होगा। ठीक, तो उसको हम लिखते हैं पॉइंट में मात्र। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस, तो वो भी डिटरमाइन करता है डिमांड को, तो वो भी डिटरमाइन करता है हमारे डिमांड को। ठीक है, तो हम लोग पहले लिखते हैं फोर्थ है ना, फोर्थ कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। इसको इस तरह से लिखते हैं, यदि फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, यदि फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है तो डिमांड जो है ज़्यादा होगा। यदि अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, टी एंड पी का मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, तो डिमांड यहाँ पे क्या होगा बच्चों, कम होगा। ये बात है। उसके बाद पांचवा पॉइंट, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। अबाउट फ्यूचर प्राइस, यदि कंज्यूमर को लगता है फ्यूचर में दाम इसका बढ़ेगा, यदि लगता है इसको फ्यूचर प्राइस इंक्रीज होगा, फ्यूचर प्राइस यदि इंक्रीज होगा तो क्या होगा यहाँ पर, अभी का जो डिमांड है, फ्यूचर प्राइस यदि इंक्रीज होगा तो अभी का डिमांड क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है उस समय इंक्रीज होगा, क्योंकि फ्यूचर प्राइस क्या बोल रहा है, कंज्यूमर यह सोच रहा है कि आने वाले समय में इसका दाम बढ़ जाएगा, तो अभी का जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगा। यदि सोच रहा है फ्यूचर में, यदि सोच रहा है फ्यूचर में इसका प्राइस का जो दाम है, प्राइस जो है वो कम होगा, तो अभी का जो डिमांड है वो कम हो जाएगा, क्योंकि बाद में वो लोग सोचेगा खरीदेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। देन हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है वह क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी। वह क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी। 6 पॉइंट, वो क्या है, क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी, यदि क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट का मतलब क्या होता है मेनली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, क्रेडिट का मतलब होता है लोन। यदि कंज्यूमर को इजी लोन मिल जाएगा, यदि कंज्यूमर को लोन इजी मिल जाएगा तो परचेजिंग पावर उसका बढ़ जाएगा, तो डिमांड ये बढ़ जाएगा। इफ़ लोन्स आर इजी, इफ़ लोन्स आर इजी, तो यहाँ पे क्या होगा, परचेजिंग पावर इंक्रीज, तो डिमांड क्या हो जाएगा, ज़्यादा। बस इसको फ्लो चार्ट्स को ही यहाँ पे आपको पॉइंट्स में लिखना है बच्चों, फ्लो चार्ट को ही आपको खाली पॉइंट में लिखना है और कुछ भी नहीं है। नॉर्मल रटिएगा तो कभी याद नहीं होगा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को सिर्फ और सिर्फ ग्रैस्प करना है, समझना है। जहाँ पे हम बोलेंगे रटने, वहाँ पे रट लीजिएगा। यदि किसी का डिफिनेशन है वो रट लीजिए, पर्टिकुलर थिंग का किसी ऑथर ने दिया है तो। उसके बाद इफ़ लोन्स आर नॉट ईजिली अवेलेबल, यदि लोन्स ईजिली अवेलेबल नहीं है तो अब क्या होगा, परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाएगा और डिमांड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ है, बस इतना सा आपको इसमें ध्यान देना है। और सातवां जो हम लोग का पॉइंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब होता है सिंपल, यदि हम लोग हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है देखा देखी करना। मतलब बगल वाला नेबर यदि एसी लगवाया है तो हम भी चाहेंगे कि अपने घर में एसी लगाएं। तो अभी ग्लोबलाइजेशन के सिनारियो में क्या हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमांड में भी ज़्यादा बढ़ोतरी दिख रहा है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब लिख लीजिए, इट रेफर्स टू द टेंडेंसी, इट रेफर्स टू द tendency of a person, it refers to the tendency of a person to imitate, tendency of a person to imitate का मतलब क्या होता है, बगल में लिख लीजिए कॉपी करना, to imitate the
कंजम्पशन पैटर्न, टू इमिटेट द कंजम्पशन पैटर्न, किसका कंजम्पशन पैटर्न को कॉपी करेगा, ऑफ रिलेटिव, रिलेटिव का हो गया, फ्रेंड्स का हो गया, ठीक है, नेबर का हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, देखा देखी करना, देखा देखी करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ठीक ना, ये सारे थे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते थे इंडिविजुअल डिमांड को। अब जो हम लोग बात करेंगे वह बात करेंगे हम लोग का जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं मार्केट डिमांड को, जो कि 4 थे, ठीक है, जो कि 4 थे। अब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। पहले इसको आप लोग इजीली नोट डाउन कर लीजिए। नाउ होप आप लोग इसको जॉट डाउन कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट या जो भी करना आप लोग कर लिए होंगे। उसके बाद हम लोग प्रयास कीजिए कि मेरे साथ साथ आप जैसे लिख कंप्लीट कर लिए, आप लोग आराम से लिख लीजिए, ताकि आपको नोट्स बनाने की बाहरी आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। बाहर से कहीं से भी पढ़िए, आपके स्कूल में जो भी पढ़ाया गया उससे कोई मतलब नहीं। यदि आप यहाँ से कर रहे हैं कवर तो आपका इजीली माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी कवर हो जाएगा इस पूरे चैनल से, ठीक है। नाउ अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे मार्केट डिमांड, ठीक है। मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड का भी पॉइंट्स था ना, तो हम 8वां नंबर पॉइंट देंगे, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, इसका मतलब क्या, साइज का मतलब क्या है, साइज का मतलब यहाँ पे है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है या कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है या कम है। यदि पॉपुलेशन ज़्यादा या कम रहेगा तो डिमांड भी ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा। कंपोजिशन का मतलब क्या है कि कंट्री में डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे जो हम लोग बात किए थे इंडियन इको में, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या है। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बच्चों, कंट्री में फीमेल कितना है, ठीक है, कंट्री में मेल कितना है, ठीक है, कंट्री में ओल्ड एज ग्रुप कितना है, कंट्री में यूथ कितना है, तो उसके हिसाब से होगा डिमांड क्रिएट। मान लेते हैं कि यदि किसी कंट्री में यूथ ज़्यादा है, ठीक है, किसी कंट्री में किसी साइड यूथ ज़्यादा है, तो वहाँ पे डिमांड फॉर बैट, डिमांड फॉर बॉल, डिमांड फॉर जिम, ये क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा होगा। यदि किसी कंट्री में ओल्ड एज है तो वहाँ पर क्या चीज़ का ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको डिमांड फॉर मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन, ये सब का ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइज एंड द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। नाउ 9th पॉइंट हम लोग क्या बताए थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बात करते हैं, यदि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यदि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब बराबर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या होगा, उस कंट्री में कोई भी गरीब नहीं होगा और कोई भी अमीर नहीं होगा। देयर विल बी नो रिच और नो पुअर, कोई भी गरीब नहीं होगा, कोई भी अमीर नहीं होगा। और यदि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पे रिच होगा कोई सेक्शन और कोई सेक्शन पुअर भी होगा, ठीक है, ये कंफर्म है। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देन 10 गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है, यदि सरकार टैक्स इम्पोज करती है, यदि सरकार टैक्स इम्पोज करती है, इफ़ गवर्नमेंट इम्पोज द टैक्स, तो उसका प्रोडक्ट का दाम ज़्यादा होगा। जब प्रोडक्ट का दाम ज़्यादा होगा तो यहाँ पर उस चीज़ का डिमांड क्या होगा, कम होगा। और यदि गवर्नमेंट इनकर एक्सपेंडिचर, इफ़ गवर्नमेंट इनकर एक्सपेंडिचर, यदि सरकार खर्च करती है, तो सरकार जब खर्च करेगी तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, कंट्री का ग्रोथ दिखेगा, कंट्री में आउटपुट बढ़ेगा, कंट्री में आउटपुट बढ़ेगा। और जब ये सब चीज़ जब होगा तो ऑटोमेटिक है क्या, डिमांड जो है बढ़ेगा, डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये आपका 10th पॉलिसी हो गया और 10th पॉइंट हो गया। और जो लास्ट है वो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, हम लोग के पास जगह यहाँ पे है तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर मतलब ये रिलेटेड है क्लाइमेट से, ठीक है। यदि मान लीजिए किसी एरिया में गर्मी ही ज़्यादा रहता है
जैसे मान लीजिए बॉम्बे में क्या होता है कि वहाँ पे ठंडी बहुत कम पड़ता है, तो वहाँ पे ज़्यादातर मोस्टली समर ही रहता है, तो वहाँ पर किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं है विंटर क्लॉथ का। और मान लीजिए पर्टिकुलर कश्मीर, ठीक है, वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द सीज़न क्या रहता है, वहाँ पे ठंड रहती है, ठीक है, पर्टिकुलरली जम्मू, ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पर कश्मीर, तो क्या होगा वहाँ पर डिमांड फॉर वुलन क्लॉथ ज़्यादा होगा। तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन क्लाइमेट। यदि क्लाइमेट समर है तो यहाँ पर कॉटन क्लॉथ का डिमांड ज़्यादा होगा, ठीक है। फ्रूट्स का डिमांड यहाँ पे ज़्यादा होगा, जो पेट वोट को ठंडा रखता हो। और जब यदि विंटर है तो यहाँ पे वुलन क्लॉथ्स का डिमांड ज़्यादा होगा, वुलन क्लॉथ्स का यहाँ पे डिमांड जो बच्चों ये ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स। देखिए हम लोग तो यहाँ पर 11 फैक्टर बात कर लिए। व्हाट आर द फैक्टर डिटरमिनिंग द डिमांड। आपको यदि क्वेश्चन आएगा पर्टिकुलर, यदि इंडिविजुअल डिमांड से आया, पर्टिकुलर यदि आया, यदि मार्केट डिमांड से पर्टिकुलर आया, तो आपको यही लिखना है, ठीक है, जो हम बताया अलग अलग से। यदि ओवरऑल कुछ नहीं लिखता है क्वेश्चन में, यदि सिर्फ लिखता है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड, तो यदि 6 नंबर का है तो आप, यदि आईसीएसई बोर्ड से तो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली कोई भी 6 पॉइंट लिख सकते हैं। सीबीएसई से हैं तो 5 मार्क्स का आएगा तो कोई भी 5 पॉइंट या 6 पॉइंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, जो हम लोग को यहाँ पे समझना जरूरी था। अब जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे डिमांड फंक्शन के ऊपर, ठीक है। अब जो हम लोग बात करेंगे एक छोटा सा टॉपिक है डिमांड फंक्शन के ऊपर। पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। ना आप लोग आराम से इस जितना ये पॉइंट्स लिखा दे जाए उसको लिखते जाइए, आपका नोट्स भी बनता जाएगा और आपको याद भी होता जाएगा, ठीक है। शॉर्ट नोट की तरह में भी आपको याद होता जाएगा। ना जब हम लोग बात करते हैं डिमांड फंक्शन, तो डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन का मतलब क्या होता है? द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट। कितना नंबर टॉपिक है ये? 5वां, ठीक है। डिमांड फंक्शन, इसको लिखिएगा द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। अब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको कहीं भी मीनिंग अच्छा से नहीं समझाता है। खाली डिमांड फंक्शन का डिफिनेशन लिख दिया, डिमांड फंक्शन का फंक्शन वाला फार्मूला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया, बस। इसको अच्छा से समझिए क्या होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच का? किसके बीच का रिलेशनशिप है? यहाँ पे डिमांड के बीच है और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच है रिलेशनशिप। इसके बीच है डिमांड्स और डिटर्मिनेंट्स। किसके बीच है? डिमांड्स और उसके डिटर्मिनेंट्स। यदि हम इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखें, यदि हम इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यदि लिखें तो क्या हो जाएगा? डिमांड इज द फंक्शन ऑफ गुड एक्स। क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर? इसके अंदर आ जाएगा पी, ठीक है, कोमा पी एक्स माइनस, ठीक, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ठीक। उसके बाद टैक्स हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन हो जाएगा, गवर्नमेंट का पॉलिसी हो जाएगा और बहुत सारा, ठीक है। अब समझिए, हियर डी डी एक्स का मतलब क्या हो गया? डिमांड फॉर गुड एक्स। पी का मतलब क्या हो गया? पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ एक्स, मतलब कोई गुड होगा एक्स। पी 1 एक्स माइनस 1, इसका मतलब क्या हो गया? प्राइस ऑफ अदर गुड्स, ऑल अदर गुड्स। टी का मतलब क्या हो गया? टी का मतलब यहाँ पे वाई दे दीजिए, ठीक है, टी भी दे, वाई दे दीजिए। वाई का मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर,
इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ई का मतलब क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन। लिखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, यदि क्वेश्चन आ गया तो बस इसी तरह से आपको लिख देना। एच का मतलब क्या हो गया, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। और जी का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी। जितना ये फैक्टर है सब लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सब लिखने का क्या ज़रूरत है, कुछ सिर्फ समझाना है तो सब लिखना थोड़ी ना है। अब जो इसका मीनिंग क्या कहना चाह रहा है, ये पूरा यह कहना चाह रहा है कि यह जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यह डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब यह डिपेंड करता है किसके ऊपर, यह टोटल जो है ना, यह टोटल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये टोटल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड जो डिपेंड होता है ये सब के ऊपर होता है, ना कि ये सब डिमांड के ऊपर होता है। मतलब ये बढ़ेगा घटेगा तब डिमांड बढ़ेगा घटेगा, ये कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यह डिपेंडेंट वेरिएबल है और यह इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। बस इतना सा यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना था। और फिर अब हम लोग एंटर करेंगे लॉ ऑफ डिमांड में, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड यदि एक लॉन्ग क्वेश्चन में यदि आ गया तो क्या लिखेंगे, वो सारा बात आपको एक आंसर फॉर्मेट में ही हम बता देंगे, ठीक। नाउ नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग क्या बात करेंगे, पहले स्टेटमेंट, ठीक है, फिर एजम्पशन, 6th नंबर लॉ ऑफ डिमांड। क्या क्या इसमें बात करेंगे हम लोग, बात करेंगे पहले स्टेटमेंट क्या है, फिर बात करेंगे एजम्पशन क्या है, मतलब क्या क्या एज्यूम किए हैं, फिर बात करेंगे शेड्यूल क्या है, और फिर बात करेंगे ग्राफ क्या है, ठीक। इतना सा हम लोग को यहाँ पे बात करना है लॉ ऑफ डिमांड में। तो सबसे पहले लिखते हैं स्टेटमेंट, सबसे पहले लिखते हैं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ LOD, लॉ ऑफ डिमांड। इसको पहले लिख लीजिए बढ़िया से, सेटेरिस पैरिबिस, सेटेरिस पैरिबस, इसका मतलब अदर थिंग्स कांस्टेंट, अदर थिंग्स कांस्टेंट when the prices of a commodity, when the prices of a commodity increases its quantity demanded decreases, and when the price of a commodity decreases its quantity demanded increases। देखिए यहाँ पे किसी भी तरह का वाइस वर्सा लिखने का ज़रूरत नहीं है, वो फुल सेंटेंस लिखना हो, क्योंकि आप एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जितना भी फैक्टर्स है, अदर फैक्टर्स या अदर फैक्टर लिखिए या थिंग्स लिखिए, मतलब जितना फैक्टर है वो कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ और सिर्फ चालू कौन रहेगा, प्राइस। तो जब प्राइस किसी चीज़ का बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड उसका घटता है, और प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, बढ़ता है। ये दोनों बात लिखना होगा, ऐसा नहीं कि लिख दिए कि प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड घट रहा है एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा है, ऐसा नहीं, आपको पूरा बात लिखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। देन सेकेंड है आपका एजम्पशन। बच्चों एजम्पशन में हम लोग क्या एज्यूम किए हैं, यहाँ पे अदर थिंग्स कांस्टेंट है। तो क्या क्या अदर थिंग कांस्टेंट है, जितना भी फैक्टर्स है वो सारा में सिर्फ कांस्टेंट लगा दीजिए। जैसे कोई 3-4 लिख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे लिख लिए इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यह क्या है बच्चों, यह कांस्टेंट, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यह क्या है बच्चों, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या है, कांस्टेंट। गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है ये क्या है बच्चों, गवर्नमेंट का पॉलिसी, ये कांस्टेंट, ठीक है, ठीक। तो ये सब आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे, जितना भी पॉइंट्स है, ठीक है। क्लाइमेटिक फैक्टर,
ऐसा हो सकता है कांस्टेंट होगा, लेकिन नहीं, हम लोग को मानना पड़ेगा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है, जितना भी यहाँ पे पॉइंट्स हम लिखा है वो सारा को आपको क्या लिखना पड़ेगा, कांस्टेंट। मतलब आपको देखिए, एजम्पशन में जब हम लोग बात करते तो जितने भी फैक्टर हैं अदर देन द प्राइस, वो सारे को हम लोग क्या लिख दे, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट। इन मीन्स देयर इज नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, नो चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कोई तरह का चेंज नहीं होना चाहिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में किसी तरह का चेंज नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, किसी भी तरह का चेंज नहीं होता, नो चेंज। ठीक है, तो बस जितना है सारा कांस्टेंट रहेगा, बस सिंपल यही मतलब हुआ। ठीक है, अब आपको यहाँ पर जब हम लोग शेड्यूल में बात करेंगे, जब हम लोग यहाँ पे बच्चों शेड्यूल बात करते हैं, तो यहाँ पर जैसे हम लोग बात करते हैं ना इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, सेम उसी तरीके से इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है। सेम उसी तरह से ग्राफ में भी होता है, इंडिविजुअल ग्राफ होता है और मार्केट डिमांड ग्राफ होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इंडिविजुअल शेड्यूल के बारे में, और फिर हम लोग बात करेंगे मार्केट शेड्यूल के बारे में। जब हम लोग इंडिविजुअल शेड्यूल बताएंगे तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल होगा। ठीक है, ठीक है, प्राइस ऑफ गुड ए, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड ए। ठीक है, तो मान लेते हैं प्राइस था 100 और बढ़ गया 200, इसका हो गया, उसमें था आपका 200, कुछ भी मान लीजिए ना, जैसे 100 था, यहाँ पे हो गया करके 50। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल शेड्यूल। ठीक है, अब मार्केट में क्या होगा, मार्केट में आपका यहाँ पे दो चीज़ होगा, प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, प्राइस यहाँ पे मान लेते हैं हम 100 था, ठीक है, और 200, क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए पर्सन, क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी पर्सन, क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए पर्सन। यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, मतलब प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट नहीं करेगा, मतलब प्राइस सब के लिए, ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए के लिए है, क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी के लिए है। ठीक है, मतलब कितना प्राइस पे, क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए गुड्स, यहाँ पे ए मतलब समझिएगा गुड है और बी मतलब यहाँ पे गुड है। तो मान लीजिए ये 100 था, या 50 था, अब मान लीजिए 100 रुपया में गुड बी, क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी। ठीक है, जो आदमी बी है, अब यहाँ मान लीजिए ये लेता है आपका 200। ठीक है, और जब दाम बढ़ जाता है तो ये कर देता है कितना, मान लीजिए 90 कर देता है। ठीक है, 90 मान लीजिए कर देता है। ठीक, 90 कर, जो कि दाम बढ़ गया है तो 90 कर दिया। अब इसको हम लोग कैसे यहाँ पे ग्राफ में बनाएंगे, इसको हम लोग कैसे यहाँ पे ग्राफ में बनाएंगे। अब यहाँ पे दो तरह का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, एक मार्केट ग्राफ हो जाएगा और एक इंडिविजुअल ग्राफ हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड को हम लोग जोड़ लेते हैं पहले। तो कितना हो गया क्वांटिटी डिमांडेड, कितना हो गया 300, और ये कितना हो गया 140 टोटल। ठीक, अब हम लोग जैसे इंडिविजुअल का ग्राफ पहले बनाते हैं, इंडिविजुअल का, जैसे हम लोग यहाँ पे इंडिविजुअल का बना लिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्राइस ऑफ गुड एक्स है, क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए, क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी। ठीक, अब प्राइस ऑफ गुड एक्स है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक, अब यहाँ पे प्राइस कितना था, क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस कितना था यहाँ पे 100 था, फिर कितना है 200 है, और यहाँ पे डिमांड कितना है 50 और 100 है। तो जब प्राइस 100 था तो डिमांड कितना था, 100। जब प्राइस 100 था तो डिमांड कितना था 100। ठीक, जब प्राइस बढ़ गया 200 तो डिमांड कितना है इतना। तो ये आपका इस तरह से ग्राफ हो गया, ऐसा हो गया, इस तरह से ग्राफ यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ पे इस तरह का ग्राफ हो गया। नाउ अब हम लोग को जो बनाना ये हो गया आपका क्या है, इंडिविजुअल ग्राफ, इंडिविजुअल डिमांड ग्राफ या कर्व। हम लोग को मार्केट डिमांड कर्व बनाना है। तो मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनेगा बच्चों, तो इसको हम लोग समझ में आ गई है। आपको इसी में क्या करना है, हम लोग को ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करना है, ऐड करना है। अब देखिए ये 200 तो, ये 100-200 तो आते रहेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को 200 बनाना है, 90 बनाना है,
90 थोड़ा दूर बनेगा क्योंकि 50 यहाँ पे था, 90 यहाँ बनेगा और 200 यहाँ बनेगा, और इसको आपको बढ़ाना है ऐसे, क्योंकि तो आपका 100 में कितना था 200, 100 रुपये में कितना डिमांड था 200, उसके बाद 200 रुपये में कितना डिमांड है 90, 200 में कितना डिमांड है 90, तो ये आपका ऐसे बन गया क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी, प्राइस ऑफ गुड एक्स क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए। ठीक, अब हम लोग जो यहाँ पे अब मार्केट डिमांड जो बनाएंगे वो कितना हो जाएगा, मार्केट डिमांड जो बनाएंगे वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए, क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी, अब यहाँ पे क्या बनाएंगे हम लोग पूरा यहाँ पे मार्केट डिमांड बनाएंगे। या एक्स एक्सिस सब या आप लोग लिखते चले जाएगा, ये हम लोग को कोई लिखने का उतना ज़रूरत नहीं है, आपको ये ऑलरेडी एक बार बता दिए हैं कि आपको पूरा लिखते रहना है। ठीक है, अब यह 100 में कितना है 300, ठीक है, तो हमको थोड़ा सा और लंबा खींचना होगा, 300 है, और उसके बाद कितना है 140, उसके बाद कितना है 140, तो यहाँ पे बना लीजिए 100 में कितना है, 100 में है 300, और उसके बाद ये कितना है 140। तो यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग मार्केट डिमांड कर्व की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे हम लोग का जो कर्व है, वैसे वैसे जो हम लोग का कर्व है वो क्या होता जा रहा है, फ्लैटर होता जा रहा है, वो क्या होता जा रहा है, फ्लैटर होता जा रहा है। ठीक है, ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनालिसिस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ से समझ भी गए कि किस तरीके से इंडिविजुअल डिमांड कर्व से हम लोग डिराइव कर लिए मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी मान लीजिए आ जाएगा, क्वेश्चन मान लीजिए आएगा, डिराइव मार्केट डिमांड कर्व, डिराइव मार्केट डिमांड कर्व फ्रॉम इंडिविजुअल डिमांड कर्व, फ्रॉम इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो ये आराम से आप जो है शेड्यूल के मदद से ग्राफ बना सकते हैं, कोई इसमें कोई भी समस्या कहीं नहीं। ठीक है, तो आपको इतना सा यहाँ पे लिखना है पूरे लॉ ऑफ डिमांड में। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट था। आपसे कोई डिफिनेशन नहीं पूछेगा इंडिविजुअल शेड्यूल क्या होता है, मार्केट शेड्यूल क्या होता है। तो इंडिविजुअल शेड्यूल क्या है, जो एक इंडिविजुअल का टेबलर रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं बिटवीन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, उसको बोलते हैं क्या, इंडिविजुअल शेड्यूल। मार्केट शेड्यूल, जब ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट टुगेदर। ठीक, और ग्राफ तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट था, डिराइव द मार्केट कर्व फ्रॉम इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो ये आपका टोटल लॉ ऑफ डिमांड में आपको इतना सा लिखेंगे तब आपको 6 नंबर जा करके मिलेगा। देन आई विल मूव ऑन टू द, हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो क्या है, रीजन्स फॉर द लॉ ऑफ डिमांड। क्या रीजन्स थे लॉ ऑफ डिमांड के, ठीक है, क्यों होते हैं, मतलब क्यों प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ता है, वो हम लोग अब देखेंगे। पहले आप लोग इसको उतार लीजिए। ठीक ना, अब जब हम लोग बात करेंगे रीजन्स टू द लॉ ऑफ डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या क्या लिखना था हम लोग को समझ में आ गया, बहुत डिटेल्ड में हम लोग इसको समझ गए। अब हम लोग को समझना है रीजन्स टू द लॉ ऑफ डिमांड। कुछ भी आपको याद नहीं करना है, कहीं भी एक भी डेटा आपको रटने के लिए नहीं देंगे हम, सारा चीज़ जो है आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। ठीक है, रीजन्स टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो रीजन में आपको याद करने का कोई कहीं नहीं है, 5 रीजन है इजी वे में। ठीक है, 5 रीजन है और आपको 5 रीजन क्लास में ही सब याद करवा देंगे। ठीक है, 5 रीजन आपको क्लास के दौरान ही याद करवा देंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, रीजन्स टू द लॉ ऑफ डिमांड। छठा है रीजन्स टू द लॉ ऑफ डिमांड। नो बच्चों, जब रीज़न बोलते हैं तो रीज़न का मतलब समझते क्या होता है ना, कारण क्या है लॉ ऑफ डिमांड का। इसका मतलब क्यों प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड घटता है और प्राइस के घटने से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है, क्यों ऐसा होता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है। तो इसके 5 रीजन से, कितने रीजन से 5। तो 5 रीजन को पहले एक बार हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला होता है, हम लोग बोलते हैं इसको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
सेकेंड हम लोग बोलते हैं उसको इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। थर्ड बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फोर्थ बोलते हैं इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर। और बच्चों हम लोग जो लास्ट है वो क्या है, सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, सेवरल यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। देखिए वन बाय वन हम लोग सारा डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है, इनकम इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, लॉ ऑफ डीएमयू, यहाँ पे डीएमयू, उसके बाद इनकम इफेक्ट, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, उसके बाद इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर में क्यों इंक्रीज हुआ, उसके बाद यूज़ कैसे बढ़ा किसी एक कमोडिटी का। तो एकदम इजी वे में हम लोग समझेंगे, ठीक है, वन बाय वन। तो बच्चों हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ डीएमयू, देखिए ये जो लॉ ऑफ डीएमयू है मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, ये हम लोग अगले चैप्टर में बात करेंगे, द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। वहाँ पे डिटेल्ड वे में एक क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, तो वहाँ हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है। यहाँ पर सिर्फ ऐसे समझ लीजिए लॉ ऑफ डीएमयू व्हाट इट सेज, it says that when the consumer are consuming more and more units of a commodity, the additional satisfaction derived from the consumption of one additional unit goes on falling। इसका मतलब क्या हुआ, जब कंज्यूमर यूनिट्स एक किसी चीज़ किसी प्रोडक्ट का यूनिट्स जो है ज़्यादा कंजम्पशन करने लगता है, तो जैसे ही वो एक्स्ट्रा कंजम्पशन करना स्टार्ट कर देता है तो उसका जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन है, मतलब मान लीजिए एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे गिरने लगता है। इसका मतलब मान लीजिए कि हमको मान लीजिए 6 रोटी खाने का आदत था, ठीक है, 6 रोटी खाने का आदत था। अब क्या हुआ, कोई हमको 7वां रोटी दे दिया, ठीक है, 7वां रोटी दे दिया, तो यह क्या हो गया, एडिशनल यूनिट हो गया। यह क्या हो गया, एडिशनल यूनिट हो गया। यह क्या हो गया, एडिशनल यूनिट हो गया। अब इस एडिशनल यूनिट से जो मेरा सेटिस्फैक्शन है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि एडिशनल यूनिट, मार्जिनल का मतलब ही होता है एडिशनल, एडिशनल यूनिट से जो सेटिस्फैक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेटिस्फैक्शन जो है, ये सब सारा बात करेंगे सेकंड चैप्टर में, ठीक है। सेटिस्फैक्शन जो है उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। और यही मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। यही मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ये हम लोग का डिक्रीज होने लगता है। इसी को बोलते हैं डीएमयू, मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसा मार्जिनल यूटिलिटी जो डिमिनिश हो रहा है, कब, व्हेन द कंज्यूमर आर कंज्यूमर मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक। तो इसको आप लोग लिखते हैं अपने भाषा में, व्हेन व्हेन द कंज्यूमर आर consuming more and more units of a commodity, then the additional satisfaction, derived from one additional unit goes on falling। तो कंज्यूमर पूछेगा सेटिस्फैक्शन कब कहाँ पे होगा, तो कंज्यूमर उसी जगह सेटिस्फैक्शन होगा जब MUX, मान लीजिए कोई गुड X है और उस गुड का प्राइस के बराबर हो, तो यहीं पे कंज्यूमर जो है सेटिस्फाई होगा। कंडीशन ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन अभी बोलिए, इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी बात ही नहीं की है इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो अगले चैप्टर में बात करेंगे। तो हम लोग इसको समझा दिए, समझ में आ गया, ठीक। नौ, ये पहला कारण था लॉ का। सेकंड, इनकम इफेक्ट। नौ, इनकम इफेक्ट का मतलब समझिएगा क्या होता है। देखिए दो चीज़ होता है, पहले आप बेसिक समझ लीजिए। एक होता है मनी इनकम और एक होता है रियल इनकम। मनी इनकम का मतलब क्या हो गया, जो टोटल इनकम हो गया, टोटल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मतलब जो एक आदमी मान लीजिए 1 लाख रुपया कमा रहा है तो उसको बोलते हैं मनी इनकम। रियल इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम विच इज स्पेंट ऑन परचेजिंग ऑफ गुड्स, इनकम विच इज स्पेंट
स्पेंट ऑन परचेजिंग ऑफ गुड्स, स्पेंट ऑन परचेजिंग ऑफ गुड। यदि किसी सामान को खरीदने में हो रहा है तो उसको बोलेंगे क्या, रियल इनकम। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनकम इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि डिमांड में चेंज दिखता है, डिमांड में चेंज दिखता है, ऐसे याद रखिएगा। डिमांड में चेंज कब दिखेगा, जब रियल इनकम में चेंज दिखेगा। रियल, क्योंकि टोटल इनकम से तो कोई मतलब नहीं है, रियल इनकम में जब चेंज दिखेगा। अब रियल इनकम में चेंज क्यों दिख रहा है, बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, बिकॉज चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। तो चेंज इन द डिमांड, चेंज इन द डिमांड ड्यू टू change in the real income, change in the real income, and real income change, and real income change due to change in price of the commodity, due to change in price of the commodity, due to price of the commodity। अब यहाँ पे समझिए क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज दिखा डिमांड में, ऐसे याद रखिएगा। क्यों, बिकॉज चेंज इन दी रियल इनकम, रियल इनकम में चेंज दिखा। रियल इनकम में क्यों चेंज दिखा, बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस, बिकॉज चेंज इन द प्राइस ऑफ द बिकॉज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इनकम। तो मान लीजिए कि अब यहाँ पे एग्जांपल से समझिए। ऐसे मान लीजिए आपको पहले क्या था, पहले मान लीजिए आपको घर से 200 रुपये लेके भेजा गया, बोला गया कि एप्पल लेके आओ। तो पता चला मार्केट में एप्पल है 100 रुपये पर केजी। तो आप कितना केजी एप्पल लाइएगा, 2 केजी एप्पल लाइएगा। ठीक है, लेकिन फिर आप कुछ दिन बाद जाते हैं एप्पल लाने, आपको फिर 200 रुपया दे के भेजा जाता है। तो पता चलता है क्या, वहाँ पे 50 रुपया पर केजी एप्पल है। तो उस समय कितना केजी लाइएगा एप्पल, आप 4 केजी लाइएगा। तो बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, रियल इनकम आपका बढ़ा यहाँ पे। ठीक है, और उसकी वजह से आपका चेंज भी दिखा। ठीक, परचेजिंग पावर में चेंज भी यहाँ पे आपको दिखता है। ठीक है, अब समझिए, बिकॉज ऑफ फॉल इन द प्राइस में फॉल दिखा तो क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। प्राइस में फॉल दिखा तो इंक्रीज हो गया। परचेजिंग पावर, रियल प्राइस का मतलब क्या हुआ, परचेजिंग पावर, अभी तुरंत बताएं ऊपर, इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसे लिखा हुआ फॉर्मेट में बताया हुआ, क्योंकि याद ही नहीं रहता मास्टर को बताया कहाँ से। फॉल इन द प्राइस बिकॉज इंक्रीज इन द परचेजिंग पावर, फॉल इन द प्राइस बिकॉज इंक्रीज इन द परचेजिंग पावर। और ये परचेजिंग पावर कैसे बढ़ा है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन रियल इनकम, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन रियल इनकम। देखिए, बोल करके किसी डिफिनेशन को चले जाना। ठीक है, बोल करके किसी डिफिनेशन को चले जाना, वो बहुत आसान है। बड़ा बड़ा डिफिनेशन ऐसे ही लोग बोल के चल जाता है, यदि लिखने का बारी आए तो लिख नहीं पाता है। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिए यहाँ पे। सपोज पहले हम गए थे कितना रुपया लेके, सपोज हम गए थे 100 रुपया लेके, 200 रुपया लेके। तो पता चला क्या, कैसे केजी एप्पल है, तो 50 पर केजी एप्पल है। ठीक, ₹50 पर केजी एप्पल है। सॉरी, 100 बोले थे ना, 100 रुपया। तो कितना केजी आप लीजिएगा, 2 केजी लीजिएगा। फिर बाद में गए तो पता चला कितना, 50 रुपया किलो एप्पल है। तो यहाँ पे कितना हुआ, 4 केजी लिए। तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, परचेजिंग पावर क्या हुआ, बढ़ा। परचेजिंग पावर क्यों बढ़ा बच्चों, क्योंकि प्राइस कम हुआ। प्राइस कम हुआ तो क्या हुआ, आपका चेंज इन रियल इनकम बढ़ा, चेंज इन रियल इनकम बढ़ा। तो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये सब। ठीक है, जितना भी चीज़ लिखा रहे आप लिखते जाइए। ठीक ना, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अभी बात करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में। सी नंबर, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, बिकॉज ऑफ लिख लीजिए इसको, बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स लीड्स टू द डिमांड ऑफ अदर गुड्स। बिकॉज ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स लीड्स टू द चेंज इन डिमांड ऑफ अदर गुड्स, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ चेंज इन द, तो उसके वजह से लीड्स टू द चेंज इन द डिमांड ऑफ अदर गुड्स।
डिमांड ऑफ अदर गुड्स, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स था ना वैसे ही है डिमांड ऑफ अदर गुड्स। मान लीजिए एग्जांपल, यदि प्राइस ऑफ टी बढ़ गया ना तो उससे क्या होगा, प्राइस ऑफ टी बढ़ गया तो क्या होगा, जो कंज्यूमर था ऑफ टी वो शिफ्ट कहाँ कर जाएगा, शिफ्ट टू कॉफ़ी, कॉफ़ी में शिफ्ट कर जाएगा, और डिमांड फॉर कॉफ़ी क्या होगा, बढ़ जाएगा, डिमांड फॉर कॉफ़ी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे लिखा रहे सेम इसी तरह से लिखते जाइए, डिमांड फॉर कॉफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि प्राइस ऑफ टी बढ़ा तो कंज्यूमर जो शिफ्ट हो गया कहाँ से, फ्रॉम टी टू कॉफ़ी, तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा। तो इससे क्या समझे कि प्राइस यदि टी का बढ़ा, यदि प्राइस टी का बढ़ा तो डिमांड जो है कॉफ़ी का वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये बात कर चुके हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। पहले ये सारा बात को लिख लीजिए, देन आई विल मूव ऑन टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर। बस दो अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स बच जाते हैं रीज़न में, फिर हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शन और फिर मूवमेंट और शिफ्ट, बस इतना सा ही। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर कैसे बढ़ेगा, किसी चीज़ का कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा, जब उसका प्राइस गिरेगा। तो व्हेन द प्राइस फॉल, तो जो भी कंज्यूमर नहीं पहले कर पा रहे थे, जो पुअर थे वो भी करना स्टार्ट कर देंगे, जो गरीब थे, जो उस लिंक जो उस रेंज में नहीं आ रहे थे, तो वो भी कंजम्पशन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और जब प्राइस बढ़ेगा तो उसका कंजम्पशन नहीं कर सकेंगे गरीब लोग, तो इसी को बोलते हैं चेंज इन द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। तो हम लोग का फोर्थ क्या है, डी नंबर, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर। इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर में क्या लिखेंगे, ऐसे लिखिए, द फॉल इन द प्राइस ऑफ द गुड की वजह से क्या हुआ, द नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज हुआ, हु विच वेयर नॉट अर्लियर get the commodity, which were not earlier get the commodity because of high price। पहले क्या था, हाई प्राइस की वजह से नहीं कर पा रहा था और अभी वह कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल पहले मान लीजिए अर्लियर ₹100 पर केजी यहाँ पे मैंगो था, तो यहाँ पे जो रीच होगा वही बाय कर सकेगा, वही यहाँ पे बाय कर सकेगा। लेकिन मान लीजिए नाउ अभी क्या है ₹20 पर केजी यहाँ पे यदि मैंगो है, तो यहाँ पे एवरी वन कैन बाय, ठीक है। वेदर रीच हो या पुअर हो उससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, वेदर रीच हो या पुअर हो उससे कोई मतलब यहाँ पे बच्चों नहीं है। नाउ इसी को बोलते हैं हम लोग इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ कंज्यूमर। और नंबर ऑफ कंज्यूमर कैसे बढ़ेगा, नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ेगा जब हम लोग किसी प्रोडक्ट का दाम कम कर देंगे, ठीक है, तभी नंबर ऑफ कंज्यूमर बढ़ेगा। एंड जो लास्ट पॉइंट है वो क्या हम लोग का, सेवरल यूजेज ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का बच्चों जो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट यूज हो या हो सकता है उसका मल्टीपल यूज़ हो। जब इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है किसी भी कमोडिटी का तो उसका दाम ज़्यादा होता है, ये पता होगा आपको। जब किसी चीज़ का इम्पॉर्टेंट यूज होगा तो आपको पता होगा कि उसका दाम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है, दाम ज़्यादा होगा। बात करते हैं, रुकिए एक मिनट। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर। नंबर ऑफ कंज्यूमर कब होगा, बढ़ेगा जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी घटेगा, ठीक है। तो इसको सिंपल में यदि हम लिखें डायरेक्टली कि प्राइस जब कम होगा तो कंज्यूमर बढ़ेगा, ठीक, बस। उसके बाद सेवरल यूजेज ऑफ अ कमोडिटी, सेवरल यूजेज ऑफ अ कमोडिटी।
यदि किसी कमोडिटी का इम्पॉर्टेंट यूज़ है, यदि किसी कमोडिटी का इम्पॉर्टेंट यूज़ है, याद रखें इसका इम्पॉर्टेंट यूज होता है तो उसका प्राइस भी क्या होता है, ज़्यादा रहता है। जब प्राइस ज़्यादा रहेगा तो उसका डिमांड क्या होगा बच्चों, कम होगा। और यदि किसी का सेवरल यूज है, बहुत सारा यूज है, ठीक है, तो उसका प्राइस जो होगा बहुत कम रहेगा और डिमांड उसका बहुत ज़्यादा रहेगा। एग्जांपल, डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगा। एग्जांपल, फ्री का हम लोग के पास वाटर है, और यदि गवर्नमेंट क्या कर दे, इलेक्ट्रिसिटी भी और ज़्यादा फ्री कर दे, जैसे दिल्ली में 200 यूनिट फ्री है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए फ्री कर दे, तो इसका भी बहुत ज़्यादा क्या होगा, मिसयूज़ होगा। और वाटर का भी यदि फ्री है बहुत जगह, तो इसको जैसे मान लीजिए कहीं पे बोरिंग है फ्री का, तो वहाँ पे मिसयूज होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मिसयूज होगा। तो मिसयूज होगा, लेकिन यहाँ पे जो मैं कहना चाह रहा हूँ क्या, डिमांड जो है वो ज़्यादा होगा, ठीक है, डिमांड जो है वो ज़्यादा होगा। ये ओवरऑल हम लोग का रीजन्स टू द लॉ ऑफ डिमांड था। इसके अलावा एक भी पॉइंट आपको कहीं से ना लिखना है, ना जानने का प्रयास करना है, ठीक है, ना जानने का प्रयास करना है। अब हम लोग बात करेंगे क्या अफवाद हैं लॉ ऑफ डिमांड के। पहले इसको आप लोग आराम से उतार लीजिए, क्या एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, वन बाय वन हम लोग बात एक्सेप्शंस को करते हैं। नाउ जब हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, तो एक्सेप्शन में जो सबसे पहला एक्सेप्शन है वो है गिवन गुड्स। क्या है वो, गिवन गुड्स। नाउ गिवन गुड्स क्या होता है ये समझिए। गिवन गुड्स का मतलब होता है कि एक तरह का इन्फीरियर गुड्स है। गिवन गुड्स क्या है, एक तरह का इन्फीरियर गुड्स है। नाउ हम लोग का 7वां होगा टॉपिक एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। पहले समझिए क्या होता है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये हम लोग हर चीज़ को बेसिक से समझते हैं। एक्सेप्शन का बच्चों मतलब क्या हुआ कि ऐसा क्या चीज़ है जिसमें कि जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती है, ठीक है, जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती है। मतलब क्या बच्चों कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड भी बढ़ रहा है, प्राइस के घटने से डिमांड भी घट रहा है। ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो उसी को तो हम लोग को पढ़ना है, अब उसी को तो हम लोग को पढ़ना है। तो इसका भी 3-4 पॉइंट है, उसको पहले लिख लीजिए। पहला है गिवन गुड्स। सेकेंड है आर्टिकल्स ऑफ स्नोब अपील। थर्ड है कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। फोर्थ है वेबलिन इफेक्ट। फिफ्थ है इमरजेंसी। और सिक्स्थ है चेंज इन फैशन। बस यही एक्सेप्शन है। वन बाय वन हम लोग बात करेंगे खाली। चलिए बात करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों गिवन गुड्स से। देखिए सुनिएगा ध्यान से अगले 2 मिनट। देखिए सर रॉबर्ट गिफन जो थे वो गिवन गुड्स, उसका जो नाम आया था गिफन, ये सर रॉबर्ट गिफन से आया था। होता क्या है गिवन गुड्स, पहले ये समझिए। गिवन गुड्स का मतलब होता है कि जब गिवन गुड्स, जैसे गिवन गुड्स मेनली इस्तेमाल किया जाता था कहाँ पर, तो कहीं भी हो सकता है, वो यूएस में भी हो सकता है, वो इंडिया में भी हो सकता है। मान लीजिए कि गिवन गुड्स का प्राइस का दाम ज़्यादा हो गया है, तो लोग क्या करेंगे, लोग गिवन गुड्स का डिमांड और करने लगेंगे, क्योंकि वहाँ पे उनके पास किसी तरह का चारा ही नहीं बचता है और भी किसी कमोडिटी को इस्तेमाल करने का। क्योंकि वो क्या है, याद देखिए, क्योंकि वो क्या है, वहाँ पर पुअर लोग हैं, मान लीजिए मेनली पुअर कंट्री है, तो गिवन गुड्स को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मान लीजिए गिवन गुड्स का प्राइस कम हो गया है, तो उसका लोग डिमांड भी यहाँ पे क्या करेंगे, कम करने लगेंगे। बच्चों कम करने लगेंगे। तो गिवन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स। अब देखिए इन्फीरियर गुड्स वहाँ पर भी था, इन्फीरियर गुड्स में रिलेशन समझिएगा। इन्फीरियर गुड्स का जो वहाँ पे रिलेशन था वो इनकम के साथ था। यहाँ पे गिवन गुड्स इनकम के साथ नहीं होता, यहाँ पे प्राइस के साथ रिलेशनशिप होता है। गिवन गुड्स
giffen goods are inferior goods in which the price of giffen goods increases, its demand increases, गिफन गुड्स का प्राइस जब बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है। ठीक है, बस इतना सा यहाँ पे जानना है। और जानना है आपको क्या कि गिफन गुड्स इज नेम्ड आफ्टर सर रॉबर्ट गिफन। जैसे आपका गिफन गुड्स का एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल ज्वार एंड बाजरा, ज्वार एंड मेज ले लीजिए। ठीक है, ज्वार एंड मेज तो क्या है, गिफन गुड्स का उदाहरण है कि जब गिफन गुड्स का दाम बढ़ जाएगा तो लोग इसका कंजम्पशन और करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनके पास कोई चारा ही नहीं है और किसी चीज़ का कंजम्पशन करने का, क्योंकि ऑलरेडी गरीब लोग ही ना इस्तेमाल करेंगे इसको। तो इसका जब यहाँ पर प्राइस जब बढ़ जाएगा गिफन इसका, तो इससे नीचे कुछ थोड़ी ना है, तो इस वजह से इसका डिमांड जो है क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा गिफन गुड्स का जो रिलेशन है वो प्राइस के साथ शो करता है। ठीक है, गिफन गुड्स, ठीक है प्राइस के साथ रिलेशनशिप शो करता है। नाउ सेकंड जो है उसको बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ स्नोमोबाइल। जब हम बात करते हैं आर्टिकल ऑफ स्नोमोबाइल तो इसका मतलब क्या होता है, वैसा आर्टिकल, वैसा थिंग जो कि ओनली शोज द स्टेटस सिंबल, विच शोज द स्टेटस सिंबल, जो स्टेटस को ज़्यादा दिखाता है। जैसे एग्जांपल डायमंड हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, इसका कितना भी प्राइस ज़्यादा रहे इसका डिमांड जो है और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये स्टेटस सिंबल है। ठीक है, स्टेटस सिंबल है। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, ये हम लोग बात किए थे फैक्टर्स अफेक्टिंग में भी। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, सी नंबर, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन। कंज्यूमर यदि एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में प्राइस राइज होगा, प्राइस बढ़ेगा, तो उसका अभी डिमांड ज़्यादा हो जाता है। कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में प्राइस ज़्यादा होगा तो उसका डिमांड अभी करंटली, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा लेकिन करंट डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, ताकि हो सकता हो बाद में उसका दाम बढ़ जाए। और यदि कंज्यूमर सोचता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस जो है घटेगा, तो करंट डिमांड है वो क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, फ्यूचर में तो ये उल्टा है ना, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। नाउ डी नंबर, वेबलेन इफेक्ट। यह वेबलेन जो नाम है यह थ्रेस्टीन, स्पेलिंग देख लीजिएगा, थ्रेस्टीन वेबलेन के नाम से आया है। यह भी एक इकोनॉमिस्ट ही थे। वेबलेन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, प्राइस क्वालिटी रिलेशनशिप। मतलब क्या, यदि किसी सामान का प्राइस ज़्यादा है, तो इट लीड्स टू गुड क्वालिटी भी गुड होगा। यदि किसी सामान का प्राइस कम है तो क्वालिटी क्या होगा, बैड होगा। एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं, जैसे लक्स है साबुन, लक्स सोप है, ठीक है, और लक्स सुप्रीम है जैसे, ठीक है, लक्स सुप्रीम है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन इसका प्राइस क्या है, ज़्यादा है, और इसका प्राइस क्या है, कम है। इसका प्राइस ज़्यादा है, इसका कम है। कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्वालिटी इसका ज़्यादा अच्छा है और इसका क्वालिटी कम है। लेकिन ओरिजिनल में यदि देखें तो दोनों सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं वेबलेन इफेक्ट। अब जो पाँचवा है उसको बोलते हैं इमरजेंसी के दौरान जो है क्या होता है, इमरजेंसी के दौरान, ड्यूरिंग इमरजेंसी, जैसे कोविड-19, लॉकडाउन, ये सब क्या है, इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी के दौरान क्या होगा, जो डिमांड है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज पीपल होर्ड द ग्रेन्स
और बेसिक नेसेसिटी एट इवन एट हायर प्राइस। यदि दाम भी ज़्यादा है तो उसको होल्ड कर ले रहे, क्योंकि उसको पता है कि हो सकता हो वो मिले भी नहीं आगे चल के, तो ये इमरजेंसी हो गया। और लास्ट हम लोग का बचता है बच्चों क्या, चेंज इन फैशन, जो हम लोग यहाँ लिखते हैं चेंज इन फैशन का मतलब क्या हो गया, यदि कोई फैशन नया है, न्यू फैशन, तो उसका प्राइस कितना भी रहे, यदि प्राइस ज़्यादा भी रहेगा तो उसका डिमांड ज़्यादा रहेगा, जैसे अभी क्या है कि अभी बोल बच्चन वाला पैंट आ गया, जो पहले पैंट चलता था फैला हुआ वाला नीचे से, वो फिर से रिन्यू हो गया, वो सारा चीज़ फिर से रिन्यू होना ही होना हर चीज़ में, तो उसका प्राइस कितना रहे, डिमांड अभी भी ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए अब आउटडेटेड या ओल्ड है, आउटडेटेड फैशन है, यदि मान लीजिए आउटडेटेड फैशन है तो प्राइस क्या होगा उसका बच्चों, कितना कम रहे, ठीक है, डिमांड तब पर भी उसका कम रहेगा, यही पूरा शो करता है क्या, एक्सेप्शन है, ये सारा बच्चों क्या एक्सेप्शन है। वन बाय वन फिर से हम समझा देते हैं। गिवन गुड्स का मतलब दीज आर द इन्फीरियर गुड्स विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द गिवन गुड्स, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल ऑफ सनोव अपील को एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कॉन्स्पीशियस कंजम्पशन भी बोलते हैं, भी यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं। उसके बाद थर्ड है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, यदि कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है या आशा करता है कि फ्यूचर में उसका प्राइस ज़्यादा रहेगा तो उसका जो करेंट डिमांड है वो बढ़ जाएगा, और यदि वो सोचता है कि मेरा प्राइस कम रहेगा तो उसका करेंट डिमांड जो वो क्या होगा बच्चों, घट जाएगा। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस क्वालिटी रिलेशनशिप, यह पॉइंट बहुत लिखना इंपॉर्टेंट है कि प्राइस यदि ज़्यादा रहेगा तो गुड क्वालिटी का होगा, प्राइस कम रहेगा तो बैड क्वालिटी होगा। इमरजेंसी के दौरान डिमांड ज़्यादा होगा, पीपल सोचता है क्या कि होल्ड कर ले बेसिक नेसेसिटी को इवन एट ए हायर प्राइस, तो इसका मतलब क्या, प्राइस ज़्यादा है, डिमांड तब पर भी क्या है बच्चों ज़्यादा है, ठीक है, डिमांड तब पर भी क्या ज़्यादा है। और लास्ट पॉइंट है चेंज इन फैशन, यदि फैशन न्यू है तो डिमांड भी ज़्यादा रहेगा, प्राइस कितना भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, और यदि आउटडेटेड है तुम फ्री में भी दोगे तो कोई नहीं पहनेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सेप्शंस टू दी लॉ ऑफ डिमांड। अब जो हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है वो है मूवमेंट एंड शिफ्ट इन दी डिमांड, वो हम लोग का लास्ट टॉपिक है। अगले 10 मिनट में हम लोग पूरे चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। पहले इसको आप लोग नोट डाउन अच्छी तरीके से कर लीजिए, क्योंकि 6 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। Now, जब हम लोग बात करेंगे हम लोग क्या, लास्ट थिंग मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड। देखिए मूवमेंट जब बात करते हैं तो मूवमेंट अलग चीज़ होता है, शिफ्ट अलग चीज़ होता है, दोनों जो है अलग चीज़ है, ठीक है। मूवमेंट जो होता है डिमांड कर्व के अंदर ही होता है, और शिफ्ट जो होता है वो डिमांड कर्व के बाहर होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं वो सारा एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हम सारा पॉइंट लिखा भी देंगे, तो ध्यान से सुनते रहना, ऐसा नहीं कि इग्नोर करना है, सारे पॉइंट को सुना, क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। इकोनॉमिक्स क्या है, टर्मिनोलॉजी का सिर्फ खेल है, जब आप टर्म्स को सिर्फ समझते चले गए आपका बेसिक्स क्लियर हो गया, टर्म कोई नहीं समझेगा तो फिर बेसिक्स क्लियर नहीं होगा। नाउ जो हम लोग का लास्ट टॉपिक अब है क्या है, मूवमेंट एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। पहले बात करेंगे मूवमेंट एंड देन बात करेंगे हम लोग शिफ्ट इन डिमांड कर्व। नाउ हम लोग पहले बात करते हैं मूवमेंट के बारे में, ठीक है, हम लोग पहले बात करते हैं मूवमेंट के बारे में, ठीक। तो बच्चों लिखिए यहाँ पे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व में मूवमेंट होना, डिमांड कर्व के अंदर मूवमेंट होना अलोंग, तो यहाँ पर क्या होता है, जब मूवमेंट बोले तो मूवमेंट का मतलब हुआ व्हेन द चेंज इन डिमांड, व्हेन द चेंज इन
क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस, इसको हम लोग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं। और शिफ्ट इन डिमांड कर्व को हम लोग बोलते हैं चेंज इन डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ चेंज इन डिमांड, सिर्फ चेंज इन डिमांड। याद कीजिए अभी हम लोग 1-1.5 घंटे पहले यही ना बात किए थे कि जब रिलेशन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के साथ रहेगा, प्राइस और डिमांड के साथ रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, और जब रिलेशन प्राइस के अलावा जितना ये फैक्टर है उसके साथ रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको डिमांड। तो इसका डिफिनेशन हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसका डिफिनेशन पढ़ेंगे। पहला डिफिनेशन, इट रेफर्स टू द चेंज इन quantity demanded, change in quantity demanded because of change in its price, because of change in its price, प्राइस में चेंज होने से, याद रखिएगा यहाँ पे प्राइस में चेंज होने से, ओनली प्राइस, बिकॉज ऑफ चेंज इट्स प्राइस एंड अदर थिंग एंड अदर फैक्टर्स, वो क्या है बच्चों, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, अदर फैक्टर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक, तो अदर फैक्टर कांस्टेंट है। अब कैसा चेंज हो सकता है, डिमांड में एक्सपेंशन भी हो सकता है, डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो इसका टाइप्स देखते हैं, तो टाइप्स कैसा हो गया, टाइप्स 2 तरीके का हो गया, टाइप्स कैसा हो गया, टाइप्स 2 तरीके का हो गया, एक को बोलते हैं एक्सपेंशन, एक को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, एक को बोलते हैं एक्सपेंशन और एक को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब घटना। अब इसको 1 बाय 1 समझ लेते हैं। हम इसको पैरामीटर पे कुछ पैरामीटर से लेते हैं, ठीक है। जैसे मीनिंग, पहला पैरामीटर होगा मीनिंग का, मीनिंग। अब यहाँ पर एक्सपेंशन कब दिखेगा, जब प्राइस कम होगा तब ना डिमांड बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तब ना डिमांड बढ़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन कब दिखेगा, जब प्राइस घटेगा, जब प्राइस घटेगा। इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड when decrease in price, जब क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हुआ, कब, जब डिक्रीज हुआ। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब बढ़ा, when डिक्रीज इन प्राइस। फैक्टर क्या है यहाँ पे, फैक्टर क्या है बच्चों, यहाँ पे फैक्टर सिर्फ है प्राइस डिक्रीज हुआ, ठीक। उसके बाद बच्चों ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ मान लेते हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे पहले मेरा दाम, पहले मेरे पास प्राइस था 100 रुपया, 100 रुपया किसी चीज़ का दाम था। अब यहाँ पर दाम घट करके, क्योंकि हम घटाना है, पहले प्राइस 100 था तो डिमांड मेरा इतना था 20, और जब प्राइस घट के 50 हो गया तो डिमांड मेरा हो गया 40। तो क्या हुआ, पहले का डिमांड कर्व ये था, तो क्या हुआ, मेरा एक्सपेंशन हुआ। डिमांड कर्व का क्या हुआ, मेरा एक्सपेंशन हुआ। ये तीर बना देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले क्या था, इतना था, पहले बस इतना ही था, या देख रहे हैं ना, बस इतना ही था। अब क्या हुआ, दाम घटा, प्राइस घटा तो डिमांड मेरा बढ़ा, तो यह एक्सपेंशन शो करता है। या क्या शो करता है, एक्सपेंशन। इधर लिखेंगे मीनिंग। कंट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ बच्चों, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड। फैक्टर क्या है, ठीक है, डिक्रीज हो गया क्वांटिटी डिमांडेड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड। यहाँ पे प्राइस क्या हुआ बच्चों, इंक्रीज हो गया, प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज, प्राइस इंक्रीजेज, ठीक। ग्राफ बना दीजिए। ग्राफ में ये शो करना है प्राइस बढ़ा, तो प्राइस मान लीजिए पहले 50 था, अब 50 था, ठीक है। अब प्राइस यहाँ बढ़े कितना हो गया, 100 हो गया, तो यहाँ पे प्राइस लिख दीजिए पहले, क्वांटिटी डिमांडेड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0, वाई एक्सिस यहाँ पे 0। उसके बाद अब मान लीजिए पहले कितना था, प्राइस हम लोग को यहाँ पे बढ़ाना है, तो पहले यहाँ पे था 50, तो क्वांटिटी डिमांडेड था इतना, अब हो गया 100, तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, ठीक है, कम होगा। तो मान लीजिए ये था 40,
ये था 20, ये था 40, ये था 20, ये था 40, ये था 20। तो अब जो है मेरा क्या है, डिमांड कर्व ऐसे है, डिमांड कर्व मेरा क्या है, ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे जो एरो है यह ऊपर की ओर भागा है। यहाँ पे जो एरो है पहले कितना था, 50 रुपया था, 50 में 40 खरीदते थे, अब 100 है, अब कितना खरीद रहे हैं, मात्र 20 खरीद रहे हैं। ये एरो ऊपर की ओर जाना चाहिए, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट था, समझ में आ गया। इससे ज़्यादा मूवमेंट में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा मूवमेंट में कुछ भी नहीं। आपसे पूछ देगा कि एक्सपेंशन किसकी वजह से होता है, तो आपको बोलना है प्राइस घटता है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, प्राइस बढ़ता है, बस ग्राफ बना देना है। अब वेरी इंपॉर्टेंट ये है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड डिफिनेशन लिख लीजिए पहले इसका। इट रेफर्स टू चेंज इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन फैक्टर्स other than demand due to factor change other than price। वो कुछ भी हो सकता है, इसके अलावा, प्राइस के अलावा कुछ भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अदर देन प्राइस। ठीक है, अदर देन प्राइस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी जब हम लोग बात करते हैं तो इसका टाइप्स हो जाएगा, इसका यहाँ पे टाइप्स हो जाएगा। तो यहाँ पर शिफ्ट दिखाना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक ही ग्राफ के अंदर हम लोग एरो दिखा दिए। अब यहाँ पे शिफ्ट दिखाना है, मतलब वो भागेगा, ग्राफ के बाहर जाएगा। तो यहाँ पर दो तरीके का होता है। एक होता है इंक्रीज इन डिमांड, मतलब डिमांड में बढ़ोतरी हुआ प्राइस के अलावा बहुत सारे फैक्टर की वजह से। और दूसरा क्या हुआ बच्चों, डिक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज इन डिमांड कैसे होगा, पहले इसका मीनिंग लिख लीजिए। increase in demand, it refers to increase in quantity demanded due to the factors other than price, change in, देखिए यहाँ पे increase in demand due to the factors अदर देन प्राइस, मतलब इंक्रीज हुआ है डिमांड में कौन से फैक्टर के अलावा, कौन से फैक्टर के वजह से, अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा, अदर देन प्राइस। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेगा, डिक्रीज इन डिमांड ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन द प्राइस, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, डिक्रीज इन डिमांड। अब देखिए फैक्टर कौन से हैं, फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट। जब बच्चों हम लोग फैक्टर के बारे में बात बोलते हैं तो इंक्रीज इन डिमांड कब होगा, डिमांड कब बढ़ेगा, जब इंक्रीज इन पॉपुलेशन दिखेगा, जब इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इसको इसी तरह से लिखना, इंक्रीज इन पॉपुलेशन फैक्टर, पॉपुलेशन में जब बढ़ोतरी होगा। सेकंड ए, क्या क्या फैक्टर है, सेकंड बी, इंक्रीज इन इनकम, जब मान लीजिए इनकम बढ़ गया तो मेरा डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। जब प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड बढ़ेगा तब ना उसका अदर गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, याद है ना। देन डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का डिमांड कम, प्राइस कम होगा, मान लीजिए पेट्रोल का डिमांड प्राइस कम हुआ तो डिमांड फॉर कार्ड बढ़ जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या होगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ेगा और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस घटेगा, और ठीक इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। यहाँ पे, यहाँ फैक्टर देखिए, यहाँ पे फैक्टर देखिए, यहाँ पे पहला डिक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन यदि कम होगा, लेस पॉपुलेशन। सेकंड डिक्रीज इन इनकम, है ना। थर्ड डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, डिक्रीज
इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तब होगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तब यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड दिखेगा। अब बच्चों एक चीज़ सिर्फ बच गया इसका ग्राफ। अब ग्राफ कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको ग्राफ बता देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम आपको ग्राफ बता देते हैं। एक्स एक्सिस ये मान लीजिए डिमांड कर्व है ये, ठीक है, ये डिमांड मान लीजिए डिमांड कर्व है, ठीक, ये कोई पर्टिकुलर प्राइस है, प्राइस तो यहाँ कांस्टेंट है, तो मान लीजिए ये आपका शिफ्ट हो गया क्या, राइट वर्ड, ये क्या हो गया, शिफ्ट राइट वर्ड, क्या हो गया, शिफ्ट राइट वर्ड, ये शिफ्ट हो गया राइट वर्ड। ये मान लीजिए डी डी है, डिमांड 1, डिमांड कर्व 1, तो डी डी 1 हो गया, तो इसको बोलेंगे क्या, यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड हुआ, क्या हो गया, इंक्रीज इन डिमांड। और यदि मान लीजिए ग्राफ इसका है, ये ग्राफ इसका था और ये जो बना रही है इसका है, वाई एक्सिस पी डिमांड, ठीक है, पी हो गया यहाँ। अब मान लीजिए प्राइस तो कांस्टेंट है, ये डिमांड ऐसे था, ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये डिमांड यहाँ पे था, ठीक है, डी डी 1। अब क्या हुआ, मेरा डिमांड इधर घसकाना है हमको, तो क्या किए, डिमांड कम कर दिए, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिए, लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर दिए, तो हो गया डी डी 2। तो क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ पे याद रखना है क्या, उधर राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा तो डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ पे ये चारों फैक्टर के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स जो है कम लगाती है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा डिमांड, सब्सिडी ज़्यादा देती है तो इंक्रीज हो जाएगा डिमांड। तो ये सब आपके अलग अलग फैक्टर्स जो आप ऐसे जनरली कोई पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन आप थोड़ा बहुत वो सब देख सकते हैं। इसके अलावा कहीं से भी आपको बाहर से डिमांड में क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। इसके अलावा कहीं से भी आपको डिमांड में बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे पहला पार्ट में, ठीक है, मतलब लॉ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड में। जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग का क्या होगा, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर होगा। आई होप ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला हम लोग का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, सीबीएसई के लिए भी, बिहार बोर्ड के लिए भी, आईसीएसई के लिए भी। जैसे जिसको भी लोग को पढ़ना है आराम से पढ़िए, और ये वीडियो को ज़रूर आप जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए, ताकि हम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ही बना दें, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी चल रहे हैं, पॉलिटी में, हिस्ट्री में, ठीक है, पॉलिटी में, आपके इकोनॉमिक्स में बहुत सारे। जैसे अभी यूएस क्या किया है, यूएस एड जो है अपना फ्रीज कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे देश को जो भी यूएस हेल्प करता था, कंट्री अलग अलग जो डेवलपिंग कंट्री उसको हेल्प करता था, तो वो रोक दिया है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अभी जो है हम लोग का डिप्रिशिएशन हो रहा है करेंसी, ठीक है, मतलब डॉलर का वैल्यू अप्रिशिएट हो रहा है। ये सारा क्या है, ये सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, MA का कंसेप्ट है, मैक्रो का, ठीक है। और बहुत सारे कंसेप्ट इंडियन इकोनॉमी से भी आते हैं, जो हम लोग को यूपीएससी बीपीएससी में भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग सारा चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, बट आपका सपोर्ट होगा तभी ये पॉसिबल है, बिना सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, ताकि और ग्रुप को और ये जितना वीडियो है उसको भी शेयर करते रहें। दैट्स ऑल, थैंक यू, ठीक है।